जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। 75 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने वाली हमारे मध्य डॉक्टर सुनीता गोदियाल, जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में विभाग अध्यक्ष हैं, हमारे मध्य पधारी। आपके पास में 31 वर्षों से शिक्षण और अनुसंधान का विशेष अनुभव है। विशेषज्ञता क्षेत्र शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और व्यवहार मनोविज्ञान है आपका। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपने 75 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। लगभग 65 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आप सम्मिलित हुई हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और व्यवहार मनोविज्ञान से संबंधित विविध क्षेत्र में 16 PhD छात्रों का आपने मार्गदर्शन किया है। उन्हें 2011 में इंडियन साइकोमेट्रिक एंड एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर परमिला पाठक को सर्वश्रेष्ठ विकासात्मक मनोवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियों से मैं अनुरोध करूंगा पूर्णिमा जी से मैडम को मंच पर लेकर के आए। डॉक्टर साहब आप भी मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर सहयोग करेंगे। डॉक्टर जसवीर जी जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, और पूर्णिमा जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैडम को सम्मानित करेंगे कुछ देकर के, अंगवस्त्र देकर, शॉल। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच फोटोग्राफर राहुल अब कैमरे से मोबाइल से। आज का सत्र है जो मैडम 11:30 बजे तक आपको संबोधित करेंगी। एकेडमिक इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मैं चाहूँगा हमारे मध्य प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर जसवीर जी हमारे मध्य है, कृपया शब्दों से भी आपका स्वागत करें, मेरा अनुरोध। डॉक्टर जसवीर जी। थैंक यू योगेश अग्रवाल सर। सभी को दोबारा आज दूसरे दिन के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम और दोबारा स्वागत है आप सभी डेलीगेट्स का। मैडम का प्रोफेसर सुनीता गोदियाल जी जो हेड है स्कूल ऑफ एजुकेशन HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड। मैडम का जो अनुभव है हमारे साथ बहुत लंबा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैडम हमारे बोर्ड जो PG बोर्ड है, UG बोर्ड है, उसके मेंबर भी रहे हैं। कई बार मैडम ने यहाँ विजिट भी किया होगा और स्पेशल एजुकेशन के प्रति मैडम का विशेष लगाव है। 34 साल के कार्य अनुभव में मैडम ने एजुकेशनल साइकोलॉजी और बिहेवियर साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करवाए हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं, बहुत सारे वक्तव्य दिए हैं नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम में, इवन बहुत सारे वर्कशॉप्स में। और रिसेंटली मैडम ने तकरीबन 85 के करीब रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल में। अपने आप में प्रमाणित करता है कि किस प्रकार का एक्सपोजर मैडम का एजुकेशन में है। और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अपने आप में उनका अपना एक सेंटर DAV कॉलेज यहाँ देहरादून में भी है, यहाँ पर भी हजारों बच्चों को टीच करने में मैडम का अपना योगदान है। 18 बच्चों को PhD मैडम करवा चुके हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है। साथ ही साथ मैडम विभिन्न सारे स्पेशल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन के NGO के साथ एसोसिएटेड है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स, ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाए। और हमारे संस्थान के साथ भी मैडम का जुड़ाव है। मैडम आप हमारे इस संस्थान में आए हैं, हम सभी डेलीगेट्स की तरफ से, अपनी तरफ से, ID सेल हरियाणा की तरफ से आपका दोबारा स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं इसी प्रकार से हमारे मध्य जो रिसोर्स टीचर हैं, जो न केवल एक ब्लॉक लेवल पर CWSN बच्चों को टीच करने का काम करते हैं, अपितु समाज में जो मुख्य धारा में उनके पेरेंट्स हैं, समाज के गणमान्य व्यक्ति, प्रधान हैं या चुने हुए व्यक्ति हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं। मैडम आपके समक्ष हैं, आपका ये सभी स्वागत करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगा मैडम अपना वक्तव्य शुरू करें। थैंक यू मैडम।
थैंक यू सर, आप मेरा एक परिचय देने के लिए और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है ना, उसका कुछ इम्पैक्ट मेरे पे भी आ गया, तो कल रात से गला पूरा बंद हो गया था। किसी तरीके से इतना कोशिश की है कि आप लोगों से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, तो कोशिश की कि किसी तरीके से गला थोड़ा सा ठीक हो जाए ताकि हम आपस में बात कर सकें। जब सर लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था एकेडमिक इंटरवेंशंस पे बात करने के लिए, तो मुझे ये लगता है कि देखिए पीपीटी प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, और अगर हम इंटरेक्शन करें, म्यूचुअल इंटरेक्शन करें, तो मे बी इट विल बी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं ये जानना, क्योंकि आप लोग सेकेंडरी स्कूल से जुड़े हैं, जो मुझे बताया गया है कि आप सभी लोग सेकेंडरी स्कूल से जुड़े हुए हैं, और हमारे पास सारे चेंजेस जो हैं वो सेकेंडरी स्कूल पे ही और स्कूल पे ही गवर्नमेंट कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये बात है कि हम लोग जो है हम इंक्लूजन की बात करें। कुछ समय पहले जो मेरे अनुभव थे, मैंने ये देखा था या जो हमने महसूस किया था सोसाइटी में, कि जो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं या थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि एक बार मैं एक बीएड का प्रैक्टिकल लेने गई एक स्कूल में, बहुत पहले की बात है। तो मैंने ये देखा कि एक बच्चा बराबर बाहर घूम रहा है और उस बच्चे पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भाई ये बच्चा बाहर क्यों घूम रहा है, आप लोग बाकी सारे बच्चों को तो अंदर क्लासरूम्स में भेज रहे हो, इस बच्चे पे आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और ये बच्चा लगातार मैं देख रही हूँ कि ये बाहर घूम रहा है। तो उनका वो कहना था कि मैडम ये तो डिसेबल्ड है, मेंटली मतलब स्लो लर्नर है, धीरे से सीखता है, कौन इस पे अपना टाइम वेस्ट करे। तो फिर ये ठीक है कि ये भेज देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप पढ़ाओ इनको, ये भेज देते हैं स्कूल में, तो अब हम क्या करें, हम इसी के पीछे तो नहीं रहेंगे, हमें तो अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और ठीक है, तो मैंने कहा इस बच्चे को फिर आप इसके पेरेंट्स को बोलिए कि किसी दूसरे स्कूल में डालें। तो उन्होंने ये कहा कि दूसरे स्कूल में डालने के लिए पेरेंट्स, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो सराउंडिंग है, पहाड़ में जो सराउंडिंग है, उसमें ऐसे स्कूल नहीं है। फॉर्चुनेटली NIVH यहाँ पर है, लेकिन स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, या ऐसा कोई स्पेशल स्कूल हमारे पहाड़ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में स्पेशल स्कूल गिनती के होंगे, अगर होंगे, अदरवाइज स्कूल नहीं। तो पेरेंट्स भी इतने रिच नहीं है या इतने पैसे वाले नहीं है कि बच्चे को कहीं भेज सके, पेरेंट्स की अपनी चिंता होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं पर पढ़ाइए। तो तब मैंने महसूस किया उस टाइम पर कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे का क्या दोष कि आपने इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया। हम क्यों नहीं इस बच्चे को भी मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। वो स्लो लर्नर है, ओके, वो ठीक है, वो स्लो लर्नर है, नो इशू, लेकिन क्या हम एक ह्यूमन टीचर नहीं बन सकते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस पर कुछ एफर्ट डाल के उस बच्चे के लिए प्रयास करें। आप सब लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, बहुत अच्छी पिक्चर है आमिर खान जी की, तारे जलने पे। मैं हमेशा उस पिक्चर का जो है अपने स्टूडेंट्स को, जो टीचर हमारे हैं, ट्रेनीज हैं, उनको ये कहती हूँ आप एक बार जरूर उस पिक्चर को देखें, और फिर मैं उस पिक्चर पर बच्चों से नोट्स लेती हूँ। क्या बताएं आपने क्या सीखा इस पिक्चर से, क्योंकि जिन बच्चों को हम तैयार करते हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग है, वो जो है नॉर्मल बच्चों के लिए, लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करें। तो वो पिक्चर जो है, वो पिक्चर हमें पूरा बताती है कि किस तरीके से ह्यूमन टीचर होने चाहिए। बेसिकली हम टीचर हैं, बट क्या हम ह्यूमन टीचर हैं। जो आपका NCT ऑफ 2009 नेशनल करिकुलम फॉर टीचर्स जो 2009 है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो NCT का वो पब्लिकेशन है, वो सबसे पहले बात करता है कि हमें ह्यूमन टीचर बनाने, हमें मानवीय टीचर बनाने, हमें वो टीचर नहीं बनाने हैं जिनके अंदर मानवता नहीं, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, केवल चौक और टॉक करना ही नहीं है, उसका काम है एक मानवीय दृष्टिकोण रखना। तो इन बच्चों के लिए, जो डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे
बच्चे हैं वो किसी भी लेवल पे, तो डिसेबिलिटी किसी भी लेवल पे हो सकती है, हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए मैं आपको तारे जमी का ही एक उदाहरण देती हूँ, और अगर आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं उससे तो आप लोग भी कर सकते हैं कि आपने जिन्होंने भी वो पिक्चर देखी है उन्होंने क्या महसूस किया। और मैं ये चाहूंगी कि आप सभी लोग उस पिक्चर को जरूर देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हमें केवल अपना मनोरंजन करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक टीचर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि पेरेंट्स भी हार मान चुके हैं, जबकि पेरेंट्स भी उस बच्चे को बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये बिल्कुल उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा नहीं है। लेकिन देखिए एक टीचर जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसने उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझा, उसने समझा डिसलेक्सिया इस बच्चे को है, ये बच्चा नॉर्मल है लेकिन इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा अक्षरों को समझने में प्रॉब्लम है, तो उसने प्रैक्टिस कराई उस बच्चे को, और लास्ट में जब हम रिजल्ट में देखते हैं तो वो एक बहुत अच्छा बच्चा निकल के आता है जो कि अपनी क्लास में टॉपर होता है। और उस टीचर के ट्रीटमेंट से पहले वो बच्चा क्या था, वो सभी के लिए क्या था, आप ये कहेंगे कोई भी उस बच्चे पर सोचता ही नहीं था। मैक्सिमम टीचर्स जो थे वो ये कहते थे अरे नहीं इस पे कौन दिमाग खराब करे, इवन उसके पेरेंट्स, इवन उस बच्चे के पापा, उस बच्चे के फादर जो है वो ये सोचते थे कि अरे वो केवल बड़े बेटे को जो कि एबल्ड था उस पर ही फोकस करते थे और वो उस बच्चे पर फोकस नहीं करते थे, उसको वो बहुत ह्यूमिलिएट करते थे क्योंकि वो फेल हो रहा था, वो कंटिन्यूअसली फेल हो रहा था वो बच्चा। लेकिन हमने उस बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझा, लास्टली उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझा एक टीचर ने, जो हम हैं, जो हमें समझना है अपने बच्चों को, उस टीचर ने समझा, उस टीचर ने उस बच्चे पे इतना ड्रास्टिक चेंज लाया कि लास्ट में वो बच्चा जो है अपने स्कूल का टॉप मोस्ट बच्चा बना, जो कि क्लास में फर्स्ट भी है। तो क्यों नहीं हम वो ह्यूमन टीचर बन सकते हैं। मैंने पीपीटी जरूर तैयार की है और आप लोगों ने ये देखा होगा कि उसमें मैंने एक स्लाइड उसमें डाली है कि वी ऑल आर सेम, हम सब एक ही जैसे हैं, बस आपको हमें समझने की जरूरत है। एज ए टीचर आपको हमें समझने की जरूरत है। हम सब लोग क्योंकि नॉर्मल क्लासरूम्स को पढ़ाते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंक्लूजन की, समावेशी कक्षा का प्रारूप अब हमारे पास है जिसमें सारे टाइप के बच्चे हमारे पास आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड भी और एबल्ड बच्चा भी। तो अब ये हमारे लिए ट्रेनिंग शायद आपको इसीलिए दी गई है कि आप उनसे कैसे हैंडल करेंगे उन बच्चों से। तो मैं समझना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की क्लास में ऐसे बच्चा आता है तो आप लोग कैसे हैंडल करेंगे। कोई भी बता सकता है मुझे कि कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन हो तो ज्यादा बेटर है बजाय कि हम फॉर्मल अपना बोले। तो आप लोग बताइएगा, कोई भी बताइएगा, हम सब लोग इक्वली हैं। कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो आप लोग प्लीज बोलिए। तो मैम हैंडल करने से पहले पहचानना जरूरी है, तो प्रॉब्लम जी किस तरह की है। हाँ, प्रॉब्लम किस तरह, अगर हमको पहचाननी है उसकी प्रॉब्लम तो हमें किस टाइप का एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपने अंदर, किस तरीके का एटीट्यूड हमें पहले होना चाहिए टीचर के अंदर। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट दिया था, एक स्कूल, उस बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है ना, तो वहां पर इसका मतलब टीचर्स के अंदर थोड़ा भी ह्यूमैनिटी नहीं थी। किसी भी टीचर ने ये नहीं सोचा कि ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हो सकता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दूं इस बच्चे पे, थोड़ा सा इस बच्चे को इनकरेज कर लूं, क्योंकि वो बच्चा जो है उसको जरूरत है कि इसकी आपके लव की, आपके अफेक्शन की, आपके मोटिवेशन की, है ना। तो वो देखिए वो टीचर्स भी थे। और एक, हालांकि मैं मानती हूँ कि पिक्चर में सब कुछ जो है वो हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो थी, उस प्रॉब्लम को तो समझा। तो हमें जरूरत तो वो टीचर है जो आमिर खान था, क्योंकि उसका भी तब उस पिक्चर में देखेंगे आप, बाकी सारे टीचर्स ने उसका विरोध किया। अगर आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने वो पिक्चर है ना, अभी तो हमने केवल पिक्चर के नजरिए से देखी, लेकिन एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन टीचर, एज ए मानवीय अध्यापक हमने क्या सीखा। एक तो होता है 3 घंटे हमने अपने वहाँ पे खर्च किया और हम आ गए, हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन एक होता है कि हमने उसका परसेप्शन हमारा डिफरेंट था, हमने एज ए टीचर उसको सोचा, देखा कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, तो हमने उसको उस तरीके से अंडरस्टैंड किया।
तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा, हम उसमें डिसेबल्ड नहीं यूज़ करेंगे, डिफरेंटली एबल्ड यूज़ करते हैं टर्म को, तो अगर वो आपकी क्लास में आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करो। देखिए फीमेल्स जो हैं उनके अंदर थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण होता है ना, थोड़ा मदरली एक अफेक्शन होता है, लेकिन जो मेल टीचर्स हैं वो किसको कैसे हैंडल करेंगे। पहले मैडम आप बताइए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करते हैं पहचान। जैसे क्लास में हम बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते हैं जी, तो ये पता चल जाता है मैम, इसी क्लास में हम इतने सारे बैठे हैं, अगर आप इस दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी फेस देख के सबका पता चल जाता है कौन अटेंटिव है, कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। अगर हम रेगुलर एक ही क्लास में जाते रहते हैं तो हमें हर बच्चे का पता चल जाता है, उसकी एक्टिविटी, जी, उसके बुक्स, उसके लिए आप एफर्ट क्या डालेंगे मैडम। मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर। देन आप क्या करेंगे। हाँ, उसके बाद मैम सबसे पहले तो उस बच्चे को कितना उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है और फेथ दिलाना है जो मैम को कुछ बता सके। वो बिना बताए हम कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि कोई बच्चा आपस में लड़के, एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, आता है एक तो बोल जाता है चट चट चट, जो मैडम ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ठीक है, दूसरा बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता, वो उसको गलत भी बोल दो चुप हो जाता है। उसको सबसे पहले ये विश्वास दिलाना है कोई नहीं का, जो भी है आप बता दो। ठीक है मैम। वो या तो जो बोल सकता है वो बोल के बताएगा, जी। लेकिन जो एक्सप्रेशन दे सकता है, एक्सप्रेशन से भी पता चलता है। मैडम हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, हाँ, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, एक 45 मिनट का आपका क्लासरूम होता है ना, हमें उसी क्लासरूम में उस बच्चे को भी हैंडल करना है, हमें उसी क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे को भी हैंडल करना है। वो एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम करता है ना, डिफिकल्ट हो। तो उसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करती हैं। हाँ, बच्चे में डिसेबिलिटीज के साथ साथ एबिलिटीज भी होती है। जैसे एक ब्लाइंड बच्चा है तो उसका हियरिंग और इसका टच का और हियरिंग का काफ़ी शार्प होता है। तो मैडम उसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमें मैथ करवाना है क्लास में, तो हम जैसे जो आगे के जो कुछ हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 5-7 जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम उनसे हेल्प लेके उसको क्या टर्म देंगे मैडम आप। पीयर ट्यूटरिंग ये हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पर कि हम मतलब हम लोग यहीं से निकालें तो ज़्यादा बेटर है ना, कि पीपीटी में हम देखते रहे, पीपीटी को थोड़ा आगे कर सकते हैं। तो हम पीयर ट्यूटरिंग एक हमारी स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पर कि हमारे पास एक अच्छा टीचर ये होगा कि उस बच्चे को नेग्लेक्ट करने के बजाय, उस बच्चे को अवॉइड करने के बजाय वो उन बच्चों की भी हेल्प लेगा जो कि उसकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है, नॉर्मल बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है। इससे हमारे अंदर, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस बच्चे के लिए सिंपैथी ले सकते हैं। इवन हम नॉर्मल बच्चों के अंदर भी सिंपैथी, एम्पैथी, जो भी हमारी इमोशनल डेवलपमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी हम डेवलप कर सकते हैं। मैं बैठ जाइए मैडम प्लीज, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, लाइव एग्जाम्पल है हमारे साथ का है। हमारी एक मैडम थी, उन्होंने बहुत पहले अराउंड 33 इयर्स पहले उन्होंने एक बच्ची अडॉप्ट करी। अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची जो है वो मेंटली रिटार्डेड निकल गई, ठीक है। अब ये सोचिए कि किसी माँ बाप ने तो उस मेंटली रिटार्डेड बच्ची को अनाथालय में छोड़ दिया, वो माँ बाप थे जो उसके अपने पेरेंट्स थे, उन्होंने उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ली और उन्होंने उस बच्ची को अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन मैडम ने एक सिंगल चाइल्ड के रूप में उस बच्ची को अडॉप्ट किया, मैडम ने एंड सर ने, दोनों ने, और उन्होंने उसको 9th, क्योंकि 9th से 9th तक तो ये होता है कि बच्चा प्रमोशन कर लेता है, उन्होंने इसको नॉर्मल स्कूल में डाला, एक मतलब कॉमन स्कूल में डाला। उस स्कूल में मेरा बेटा भी उसी के साथ पढ़ता था उस टाइम पे। तो ये था कि बच्ची तो मेंटली रिटार्डेड थी, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा जो था उस टाइम पे वो भी छोटा था, साथ ही में पढ़ते थे, नर्सरी से क्लास 2 या 3 तक वो बच्चे साथ में पढ़े। तो मेरे बच्चे ने उसको हर स्टेप में उसको सपोर्ट किया, मतलब उसने उस बच्ची से कोई हेट नहीं करी, क्योंकि बच्ची का क्या था कि वो अपने को संभाल नहीं पाती थी, है ना, उसको एक सपोर्ट के लिए चाहिए था। उसे ये पता नहीं होता था कि कब उसकी नाक बह रही है, कब उसको क्या हो रहा है।
तो और बच्चे तो उससे हेट करते थे, लेकिन मेरे बेटे ने उससे कभी हेट नहीं किया, क्योंकि जब उसने मुझे बताया तो मैंने अपने बेटे को ये बोला कि बेटा नहीं, आपको ना उस लड़की बच्ची का नाम मणि था, तो मैंने कहा मणि की आपको मदद करनी है, आप उससे हेट मत करो, तुम्हारे जैसी तो है वो, तुम्हारी फ्रेंड है वो। तो मेरे बेटे ने उसको सपोर्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लास 2 के बाद ये सब अलग अलग हो गए, लेकिन आज भी वो बच्ची मुझे पहचानती है। किस नाम से? मेरे बेटे का नाम तपश है, वो मुझे पहचानती है, कहीं पर भी मुझे पहचान लेती, किसी भी बड़ी गैदरिंग में, तपश की मम्मी। वो अपनी मम्मी से बोलती है मम्मी तपश की मम्मी। यानी कि उस बच्ची को उस समय का अपने दोस्त का अफेक्शन आज तक याद है। उस बच्चे को आज भी याद है कि इस बच्चे ने मुझे किसी से अलग नहीं समझा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग, और मेरे बेटे के अंदर जो डेवलप हुआ, उसके अंदर इमोशनली वो मैच्योर हुआ, मेरे बच्चे के अंदर एम्पैथी डेवलप हुई, सिंपैथी डेवलप हुई, वो आज भी दूसरों की मदद करने को तैयार है, जिसकी कि हम बात करते हैं कि हमें सोसाइटी में ऐसे लोग चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें आपस में, हमें उन बच्चों के लिए करनी, हमें उनसे हेट नहीं करनी, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना, अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना, आप इनसे हेट मत करिए, आप इनसे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। और उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के डेवलपमेंट के लिए उसकी माँ ने जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, और आज वो बच्ची कंप्यूटर की एक्सपर्ट है, आज वो बच्ची ड्राइंग की एक्सपर्ट है, उसकी एग्जीबिशंस लगती हैं। हालांकि वो आज भी अपने को नहीं संभाल पाती, आज भी उसके साथ एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि उसका मतलब जैसे बहती हुई नाक है तो नाक स्नोज कर रही है तो उसको साफ करने के लिए कोई चाहिए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए। लेकिन आज भी उस बच्चे की, ये जो कला केंद्र है आपका देहरादून में कला केंद्र है मैडम, वहाँ पर उसकी एग्जीबिशन लगती है पर ईयर। तो ये क्या है, देखिए कि किसी पेरेंट्स ने उस बच्ची को ये कह के कि डिसेबल्ड है, एक अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन एक दूसरी लेडी ने उसको सपोर्ट किया, और आज वो बच्ची एक बेस्ट जो है आर्टिस्ट है, एक कंप्यूटर की एक्सपर्ट है। कंप्यूटर में हम नहीं जानते होते ना जितना मणि जानती है, उसकी मम्मी इस चीज़ को हमें बताती है। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा, क्योंकि मम्मी बेसिकली टीचर है, पापा बेसिकली टीचर है, तो उन्होंने एक ह्यूमन बिहेवियर अपने अंदर रखा, और उस बच्चे को आज वो इस स्टेज पे ले आए कि वो बच्चा अब अपने पाँव पर खड़ा है। उसको उन्होंने हेट नहीं की, उस बच्ची के कॉन्फिडेंस उन्होंने कहीं पर भी नीचे नहीं आने दी। वो बच्ची आज भी गैदरिंग में आपको कहीं मिल जाएगी, तो आपको नहीं लगेगा कि ये बच्चा छुप रहा है या ये बच्चा, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से बनाया, एक बहुत अच्छा बच्चा उन्होंने बनाया। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ये हमें ये नहीं है कि आपकी क्लास में कोई डिसेबल्ड बच्चा आ गया तो आपने कहा नहीं, स्लो लर्नर है, हमें पता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकते, लेकिन आप अलग से उसको पढ़ा सकते हैं। स्लो लर्नर भी आगे हो सकता है। कई बच्चों को डिसलेक्सिया होता है, कई बच्चों को काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को अंडरस्टैंड करने की प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें तो आपको समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी, और उनको समझना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप पीयर के अलावा और क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, पीयर ट्यूटरिंग के अलावा और क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? कोई भी पता है? आप लोग, हम सब लोग टीचर हैं, और टीचर तो बोलने के लिए फेमस होता है, तो आप सब लोग प्लीज बताएं मुझे, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया। स्मॉल ग्रुप्स में पूरी क्लास को डिवाइड किया जाता है। जी सर, बिल्कुल। उसमें कोलैबोरेटिव टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज द रेगुलर टीचर्स, ओके, ये सारी पहला स्टेप्स हैं जी। बाकी तो अलग चीजें। हाँ जी सर, उसको आप कैसे करेंगे अपने यहाँ? देखिए ये चीज़ें ना, बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना ये, तो हमने देखा बड़े बड़े वर्ड्स तो हम यूज़ कर लेते हैं, बट हम जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो थ्योरेटिकल तो मैं आपको बता ही रही हूँ हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात आती है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम उसको छोटे, छोड़ो मेरा थोड़ी ना टेंशन है, मैं क्यों करूँ। तो उस समय हम क्या करेंगे? मुझे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े, है ना। उन बड़ी बड़ी वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन में इनकलकेट करना, उसमें शामिल करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है हमें।
और ये जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है, यानी कि अगर हम इसमें कुछ हस्तक्षेप करें, जिसको हम हस्तक्षेप बोलते हैं, शैक्षणिक हस्तक्षेप हम इसको बोलेंगे, एकेडमिक इंटरवेंशन को, कि अगर हम शैक्षणिक हस्तक्षेप करते हैं और अगर हम हम लोग बहुत अवेयर हैं, तो ये प्रूवन फैक्ट है, वो स्टडीज इसको बताती हैं कि अगर हमने फर्स्ट स्टेज में ही बच्चे को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये स्लो लर्नर है और हमने रेमेडी देनी शुरू कर दी, उस बच्चे के लिए हमने रेमेडियल प्रोसेस शुरू कर दी, तो ये मतलब आप कहेंगे कि स्टडीज हैं जिन्होंने किया है, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये देखा है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में ही इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, और हमने उस बच्चे को वहीं पर रेमेडी देनी शुरू कर दी, तो आप ये देखेंगे कि रिसर्च ये बताते हैं, रिसर्चेस ये बताती हैं कि हम पहले स्टेज में बहुत अच्छा अपना जो है रिजल्ट ले सकते हैं। अब बच्चे को हम उस जो उसकी वीकनेस है, उस वीकनेस से हम उबार सकते हैं। जैसे मैं फिर से कहूँगी, तारे जमी पे जब तक उस बच्चे की क्रिएटिविटी को, जब तक उस बच्चे की जो नेचुरल उसकी एबिलिटी थी, उसको उस टीचर ने नहीं समझा था, तब तक वो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था। हर एक से क्लास में स्टूडेंट उसको छेड़ते थे, है ना, घर में पेरेंट्स उसको परेशान करते थे, डांटते थे, पापा उसको डांटते थे, है ना, भाई उसको डांटता था, अवॉइड करता था। टीचर्स तो खैर ये थे कि इसको सामने ही ना पड़े तो अच्छा है ये बच्चा। तो वो क्या था, उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, वो धीरे धीरे आइसोलेशन में चला गया था वो बच्चा। लेकिन जब टीचर ने उसकी प्रॉब्लम को इनिशियली समझा और बहुत इनिशियल स्टेज में उसको रेक्टिफाई कर दिया और उसको रेमेडी दे दी, तो वो बच्चा अच्छा बन गया। तो वो हमारी टीचर्स की जिम्मेदारी है कि हम अवॉइड ना करें। प्रॉब्लम हमने देख ली, हमारा हस्तक्षेप या हमारा इंटरवेंशन ये है कि प्रॉब्लम हमने देख ली तो हम उसे रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई करने के बाद हम रेमेडी दें। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मैंने कहा ठीक है मेरी क्लास में ये बच्चा जो है डिसेबल्ड है, मुझे नहीं इसका कुछ करना, हो गया, मैंने बता दिया प्रिंसिपल को सर ये बच्चा डिसेबल्ड है, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इस बच्चे के लिए कोई स्पेशल क्लास करूं या मैं इस बच्चे के लिए कुछ ऐसा करूं, ना तो मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास इतने क्लास हैं, इतने काम है। ऑब्वियस बात है कि हमारे पास बहुत काम होते हैं, तो इतने सारे काम है मेरे पास, मैं नहीं इसको देखता, मुझे नहीं वो करना, तो वो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि केवल आपने रेक्टिफाई कर लिया, हाँ ये बच्चा है, इसको प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा पड़ जाती है। तो अगर हम इनिशियल स्टेज में बच्चे को रेमेडी दे देते हैं, रेमेडी से मेरा मतलब है कि हम ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी उसके लिए अपनाते हैं बच्चे के लिए, थोड़ा सा हमें प्रयास करने होते हैं, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर हम ऐसी स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं कि अगर हम उस बच्चे को, हम चाहें तो उस बच्चे को थोड़ा सा हम उसको मोटिवेट करें, अकोमोडेट करें क्लास में, उसको मोटिवेट करें, तो हम उस बच्चे से वो प्रॉब्लम को हम एक बच्चे को, जिसको हम कहते हैं ना माल एडजस्टेड बच्चा या कुछ समायोजित बच्चा बनने से रोक सकते हैं। हम उसको एक समायोजित बच्चा बना सकते हैं। मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, उत्तर प्रदेश में एक कॉन्क्लेव हो रहा है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉन्क्लेव है, उसमें एक आसिफ, मैं नाम बोल रही हूँ, आसिफ करके कोई सज्जन है, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था उन्होंने अपना, आज ही के पेपर में आया अमर उजाला के उसमें। तो उनका ये कहना था कि अराउंड 12 साल में जब मैं था तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला। जब आंखों की रोशनी चली गई तो लगा कि शुरू में तो ये लगा शायद ईश्वर कोई मिरेकल कर देगा और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम मेरे को ये महसूस हुआ कि नहीं, ये मिरेकल नहीं होगा, मेरे को ऐसे बिना आंखों की रोशनी के जीना पड़ेगा। और फिर उस टाइम पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, एज बढ़ती गई और मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ा, तो उस स्टेज में कई बार मेरे मन में जो है वो सुसाइड के भी थॉट्स आने लगे कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूं। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया में मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पेरेंट्स जो थे वो इमोशनल हो रहे थे, तो वो मुझे और डिप्रेशन में डाल रहे थे, क्योंकि माँ बाप होते हैं ना फिर कि क्या कहते, अरे हमारे बेटा, अरे हमारा बेटा, अरे हमारे बेटे के साथ ये हो गया, वो मुझे डिप्रेशन में डाल रहे थे।
उसके बाद स्कूल में मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस ब्लाइंड स्कूल तक जाने के लिए मेरे पास नहीं था, लेकिन स्कूल में मुझे किसी ने नॉर्मल बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो फेज मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। लास्ट में ऐसा हुआ कि फॉर्चुनेटली मुझे यूएस जाने का मौका मिला। जब मैं यूएस गया तो वहाँ पर टीचर्स ने मुझे इनकरेज किया कि आपके अंदर तो बहुत सारी एबिलिटी है, केवल एक ब्लाइंड होने से नहीं है, तुम्हारे अंदर सिंगिंग की एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर इतना क्रिएटिविटी है, आप इसको बाहर क्यों नहीं निकालते हो? तो कहते हैं क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ गई थी, तो वहाँ यूएस में जाके तब उन्होंने मेरी माँ को ये कहा कि आप जो है अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट मत बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए बच्चे को। इंडिया में तो हम क्या करते हैं, हमें जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं बच्चे, हम उनको डिपेंडेंट बना देते हैं अपने ऊपर कि नहीं अब तो बस कुछ नहीं है। सोसाइटी भी ऐसे बिहेव करती है कि अरे ये तो बड़े मतलब दया का पात्र उनको बना देते हैं। और जब किसी को बार बार दया का पात्र बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसका कॉन्फिडेंस तो खत्म होना ही। लेकिन वो कहते हैं कि यूएस में मुझे दया का पात्र नहीं बनाया गया। वहाँ के टीचर्स ने मुझे कहा नहीं तुम्हारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी। कह रहे फिर उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया, उन्होंने मुझे सिंगिंग सिखाई। कंप्यूटर पे उन्होंने मुझे सिंगिंग को मतलब कंपोज करना सिखाया कि कैसे कंपोज कर सकता हूँ कंप्यूटर पे। फिर उन्होंने मुझे ये सिखाया, माँ को कहा कि आप इनको सड़क पार करना सिखाइए सबसे पहले कि इंडिपेंडेंटली कैसे सड़क को पार करेंगे। फिर कहते हैं मेरी माँ ने तब इनकरेज होके मोटिवेट होके मुझे खाना बनाना सिखाया। और फिर जाके आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है कि सोसाइटी में मेरा एक नाम है। तो ये सारा हुआ है उन टीचर्स की वजह से जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया। और वो थे यूएस के टीचर टाइम। क्योंकि हमारा जो टीचर है, सॉरी टू से, लेकिन हम लोगों का एक सेट माइंडसेट है, बिल्कुल सेट माइंडसेट, हमारी सोसाइटी का भी और हमारे टीचर्स का, इवन मेरा भी। अगर आप मुझे कहेंगे तो यस, मेरा भी एक सेट माइंडसेट है कि जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हम उनको क्या है, देखिए मेंटली अगर रिटार्टेड है तो हम कहते हैं पागल है, इसके पास मत जाना, पागल है। हम नहीं सोचते कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अपनी मैडम का कि उन्होंने उस डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को आज एक बहुत कॉन्फिडेंट कंप्यूटर का और एक बहुत कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट बनाया। ठीक है, क्योंकि मैडम का ये हमेशा ये रहा, उन्होंने उसको दया की नज़रों से नहीं देखा। वो जब भी हमको मिलती थी, हम उनके घर जाते तो कहते आओ आ जाओ मणि, मैम को वो आंटी को जरा अपना ये दिखाओ तुमने क्या बनाया। तो वो चीज़ जो थी ना बच्चे के, उन्होंने ये नहीं कहा कि मणि तुम छुप जाओ अंदर कमरे में, उन्होंने ये नहीं कहा। या कभी किसी फंक्शन में लाने से पहले उन्होंने ये नहीं कहा मणि को मत ले जाओ, लोग मुझ पे हंसेंगे। बल्कि उन्होंने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया, बल्कि उन्होंने अडॉप्टेड चिल्ड्रन के लिए किया, अपने बच्चे के लिए नहीं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन के लिए उन्होंने किया। और उन्होंने उसे आज एक कॉन्फिडेंट जो एक पर्सन है उसके रूप में किया। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट, मैंने कहा हमारी सोसाइटी अभी भी उतनी मैच्योर नहीं है कि इन लोगों को हैंडल कर सके। इसीलिए आप पॉलिसीज मेकर ने हमारे यहाँ इंक्लूजन की बात की, इंक्लूजन इन क्लासरूम्स, इंक्लूजन इन करिकुलम, इंक्लूजन इन टीचिंग स्ट्रेटजीज, इंक्लूजन इन टेक्स्ट बुक्स, सारे में हम समावेशन की बात करते हैं कि अगर नॉर्मल बच्चों के लिए भी है तो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए भी वो ना चाहिए, क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चा भी उसमें रह सके। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है कि बिल्कुल ही डिसेबल्ड बच्चा अगर है तो हम उसको थोड़ा लेने में दिक्कत हमको हो सकती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ब्लाइंड स्टूडेंट है तो उसके लिए ब्रेल पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे NIBH एक संस्थान खोला है इतना बड़ा ऑल इंडिया लेवल का, तो यहाँ पे कर। लेकिन अगर आपके यहाँ फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ फिजिकली डिसेबल्ड आता है, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमने जब सिलेक्शन करते हैं ना, मैंने देखा है हम लोग फैकल्टी का सिलेक्शन करते हैं। थैंक यू सो मच।
जो हमने सिलेक्शंस में देखा, जब फैकल्टी का सिलेक्शन हम करते हैं तो एक बार सिलेक्शन हो रहा था तो एक मतलब फुल्ली जो फिजिकली डिसेबल्ड था वो टीचर हमारे पास आए थे, मतलब कैंडिडेट हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उनका सिलेक्शन नहीं किया। वो फुली क्वालिफाइड थे लेकिन वो व्हील चेयर पे थे, है ना, और उनको व्हील चेयर पे भी मतलब बैठाने के लिए और उतारने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम उनके साथ था। तो उनको देखिए हमारी बायसनेस है ये कि हमने उनको सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो तत्कालीन जो भी एचओडीज रहे होंगे या डीन्स रहे होंगे उन्होंने कहा नहीं, इनको हम अगर रखेंगे तो फिर इनको क्लास तक कौन ले जाएगा, अब इनको गोद में उठा के इनकी व्हील चेयर चला के कौन ले जाएगा, फिर अब ये जो है ब्लैक बोर्ड के सामने अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर कौन करेगा, कौन लिखेगा इनकी जगह। तो देखिए फुली क्वालिफाइड टीचर जो कि उस टाइम पे नेट भी थे ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए थे, पीएचडी होल्डर थे, हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन हमने उनका सिलेक्शन नहीं। ये क्या था, हमारा माइंड सेट था। अगर हम चाहते तो उनका सिलेक्शन कर सकते थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। वो बहुत अच्छे टीचर भी थे जो कि उनका जिस समय एग्जाम को मतलब इंटरव्यू ले रहे थे तो उस समय पता चल गया था कि ही इज़ वेरी गुड टीचर, ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द टीचिंग और एजुकेशन, लेकिन हमने सिलेक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते। फिर उसमें ये भी एक जो लॉजिक है वो आया कि स्टूडेंट हंसेंगे। भाई हम क्यों नहीं एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाते हैं कि हम अगर उस टीचर को ले लेते हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमारे स्टूडेंट भी थोड़ा जो टीचर बनने जा रहे हैं वो थोड़ा ह्यूमन बीइंग बनते हैं, उनके अंदर भी आती है अपने टीचर को देख के रिस्पेक्ट आती है उनके अंदर। लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमारे बायसेस हैं। हम वो कठिनाई नहीं लेना चाहते थे अपने अंदर, हम वो परेशानी नहीं लेना चाहते थे अपने अंदर कि मैं परेशान हो जाऊंगी, छोड़ो इसको, कौन इसका जो है व्हील चेयर को चलाएगा, कौन क्लासरूम तक ले जाएगा, कौन इसके लिए रैंप बनवाएगा, कौन इनके लिए क्या करेगा, कभी नहीं रहे इनके साथ इनके सपोर्ट सिस्टम, तो हम क्या कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा नेचर है ना, ये मैंने कहा ना ये हमारे बायसेस है, ये हमारी सोसाइटी के बायसेस है। हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है यार जिसको मुझे फेस करना है बाद में, मैं क्यों फेस करूँ। ऐसा हम अपने स्टूडेंट के साथ करते हैं, अरे इस स्टूडेंट को एडमिशन मत दो अपने स्कूल में, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि इंक्लूसिव आपका इन्वायरमेंट होना है, लेकिन हम कहते नहीं अवॉइड करते हैं, ना ही दो तो अच्छा है, इसको किसी दूसरी जगह भेज दो, मेरे स्कूल में मत करो, किसी और विद्यालय में भेज दो। क्यों? क्योंकि ना तो मैं एज ए प्रिंसिपल मैं चाह रही हूँ कि मुझे दिक्कत हो, और ना मैं ये चाह रही हूँ मेरे टीचर को दिक्कत हो। ना टीचर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार। तो ये हमें अब इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, हमें उन बच्चों को भी अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा। आपको अपने यहाँ उन बच्चों को शामिल करना पड़ेगा, उनके लिए आपको स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, आपको एक ह्यूमन टीचर बनना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैडम ना इससे अलग हट के बात कर रही है, मैं सोच रही हूँ हम लोग जनरल बात करें, ज़्यादा बेटर है, राइट? ठीक है ना? या पीपीटी बोलूँ? हाँ जी मैं बोलूँ। मैम मेरे पास एक इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट लड़की थी, है अभी भी, वो दूसरे क्लस्टर में, तो उसके पास हम 15-20 दिन में 1 महीने में जाते थे। तो उनके जो टीचर थे बोलते थे, सरस्वती नाम था उसका, है अभी, तो इसको ले जाओ मैडम, आप अपने साथ ले जाओ, हमेशा बोलते थे। तो कई दिन पे हम जाते थे तो फिर उसको ना हम अपने स्कूल मतलब रिसोर्स रूम के बुलाते थे, लेकिन स्कूल टाइम में तो नहीं आ पाती थी। तो 4 से 6 स्कूल के बाद हम भी जाते थे, उसके पेरेंट्स भी भेजते थे। शुरू में हम किराया देते थे, फिर उसके बाद उसके पड़ोस से बोले तो वो पहुँचाने लगा, तो उसको डेली स्केटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे। तो वो ओलंपिक में अभी जून में हुआ था, उसको गोल्ड मेडल लाई। देखिए वो फिर क्या हुआ कि अब उस स्कूल से नाम कटवा के हम लोग के स्कूल में मॉडल संस्कृति में लिखवा दी। अब जब भी हम उस स्कूल में जाते हैं ना तो उनके टीचर जो है ना, पहले कुछ भी नहीं, हमसे यही पूछते हैं कि मैडम मेरी सरस्वती को ले गई, ठीक है 10 साल से तो वो कह रहे थे कि ले जाओ। अब क्या है कि अब वो कह रहे हैं कि ले गई। अब हम लोग के जो स्कूल का लोगो बना है वो एक डिसेबल बच्चे जो है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, वो सरस्वती उसके नाम का और उसका फोटो लगा के लोगो बना हम लोग के स्कूल में मॉडल। बहुत अच्छा है मैडम, मतलब ये हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे एक बच्चे को चेंज कर सकते।
मैंने कहा ना, ये हमारा देखो माइंड सेट है, हमारी मेंटालिटी कि कुछ लोगों ने उसे बोझ समझा, ठीक है, उस बच्चे को बोझ समझा। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो इसको, क्यों करें, 10 साल तक वो कुछ नहीं कर पाए, और जब आपने एफर्ट डाले। हमारे जो मॉडल संस्कृति में पहले तो 3-4 ही बच्चे थे इंटेलेक्चुअल, अब 15 बच्चे हैं, सारे डिसेबिलिटी के। अब एक का आइस स्केटिंग प्रैक्टिस कराने लेके जाते हैं गुड़गांव, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने का लगता है, लेकिन सारे बच्चे, वहाँ का प्रिंसिपल भी है बहुत कोऑपरेटिव। पहले जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल था वो बोलता रहा कि इसका पैर तोड़ेगी ये, कुछ न कुछ करेगी ये लेकिन अब जो नए आए ना वो बहुत ही अच्छे, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि मैडम आपको जो करना है करो, ले जाओ, जहाँ ले जाना है ले जाओ। हाँ, फाइनेंशियली मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको जो करना है वो करो। तो उन्हीं के वजह से हुआ, नहीं तो इतने दिन से हम 10 साल से वहाँ पे थे, नहीं कर पाए। लेकिन अब एक शायद विंटर में आइस स्केटिंग में भी सिलेक्शन 2nd नंबर पे था, वो हो जाए, वो 1st में हो जाए। देखिए तो मैडम, मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया था। एक एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले स्कूल में देखा, जिस बच्चे को स्कूल में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, वो घूमता, मुझे बहुत दया आई उस बच्चे की कि वो बच्चा पूरा दिन धूप में घूम रहा है ना। मैं पूरा दिन स्कूल में थी तो पूरा दिन मैंने देखो बच्चा कभी कहीं, लेकिन किसी भी एक टीचर ने ये नहीं कहा कि बेटा बैठ जा क्लास में, चल थोड़ा सा मैं तुझे एक्स्ट्रा पढ़ा लूंगा। उन्होंने कहा एडमिशन पेरेंट्स ने कहा क्या, छोड़ो मारो गोली, हमें क्या करना। मैडम बेसिकली ये प्रॉब्लम जो आता है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट बच्चों के साथ ज्यादा आता है, जो एक जगह बैठ नहीं पाते, साथ में ADHD हो तो उनके साथ ज्यादा आता है। लेकिन उनका एकेडमिक तो, अब जैसे वो सरस्वती हमारे स्कूल में तो है, 11th क्लास में पढ़ रही है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट वगैरह पूरा नहीं होता, तो हमारे स्कूल के टीचर बोलते हैं मैडम कराएगी, उसका बुलाते हैं, प्रोजेक्ट बैठाते हैं, देख के उतार लेती है, लेकिन वो याद करके नहीं कर पाती, अभी भी प्रॉब्लम है उसका। लेकिन उसके वजह से कई बच्चों का वो हो गया है कि कई बच्चों का ध्यान देते हैं, हम बोलते हैं हम देख लेंगे, चलो। देखिए मैडम, अगर मैं आपको एक वर्ड में कहूँ तो यू आर अ रियल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन टीचर, जिसने इसको समझा, एक मानवीय टीचर। अदरवाइज आप भी तो औरों की तरह थे, आपको क्या सरदर्दी लेनी, उस स्कूल में तो 10 साल रही वो बच्ची, आपको क्यों सरदर्दी लेनी। लेकिन हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, आपने उस बच्ची को आपने इस मुकाम तक पहुंचाया कि उसको एक आइडेंटिटी मिली, वो आइडेंटिटी जो हर एक इंडिविजुअल की नीड होती। अगर हम मेंटली डिसेबल्ड बच्चे या जो डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, अगर हम उनको आइडेंटिटी दिखाते हैं तो हम सब किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आइडेंटिटी के लिए। उन बच्चों को भी आइडेंटिटी मिलती है तो धीरे धीरे मेच्योरिटी जब आती है तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें भी तालियां चाहिए। तालियां एक नॉर्मल बच्चे को नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने। तो मैं तो ये कहूँगी कि मैडम के लिए तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, जिन्होंने उस बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया, बहुत बड़ी बात है। अब उसको 35 लाख रुपए मिलेगा, उसके पापा मजदूर हैं, तो आपने उसे उस लेवल तक ले आए मैडम कि उसको इकोनॉमिकली, उसको सोशली, उसको एजुकेशनली, हर तरीके के आपने उसको सपोर्ट दिया है। तो आप तो उसकी बैकबोन है एक तरीके से, और हर टीचर को, हर बच्चे का, हर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे का बैकबोन बनना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती उसके लिए हमें बड़ी बड़ी संस्थाओं की तरफ हम देखें या गवर्नमेंट की तरफ हम देखें, हम अपने लेवल पर भी उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहली शर्त है कि हमें ह्यूमन टीचर बनना। ह्यूमन टीचर यानी कि जिसके अंदर मानवीय संवेदनाएं। सॉरी, गला खराब होने से ना बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो मैं आराम करती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए मुझसे। जी, आप लोग मेरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सर, कोई भी टीचर जिन्होंने कुछ किया हो इस मामले में, देखिए 2-3 टीचर तो अभी हमें बातें नहीं करेंगे प्लीज। सॉरी, हम लोग बातें नहीं करेंगे, आप ना मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं टीचर एजुकेटर हूँ, बेसिकली टीचर एजुकेटर हूँ। तो आपकी एक्सपीरियंस से मुझे मदद मिलेगी कि मैं अपने स्टूडेंट को, जो टू बी टीचर हैं, उनको किस तरीके के उनके अंदर और ज़्यादा एबिलिटी डेवलप कर सकूं कि वो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें।
वो डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट है उनकी प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मुझसे शेयर करें। हाँ जी सर। मैडम सबसे पहले तो है ना सेंसिटाइज उस संस्था में जहाँ बच्चे हैं, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चले गए तो वहाँ 2-3 बार गए। हमारा मोटो ये होता है कि हम जाके पूछते हैं कि आपके स्कूल में कोई दिव्यांग बच्चा है, तो लगभग टीचर मना कर देते कि रोज़ डाक मांगेगा, रोज़ाना इसका ये होगा, आज ये अटेंडेंस दे बच्चे की, आज टूर पे लेके जाना, आज ये है वो है। तो जब मैंने प्रेयर के अंदर एक इस पे लेक्चर दिया कि ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, लार्ज प्रिंट बुक दे रही है, एस्कॉर्ट लाउंज दे रही है, इनके लिए राइटर दे रही है। तो वहाँ उस गांव का एक टीचर था, उस गांव वाले टीचर को ये हुआ कि ये इसने जो बताई है तो कम से कम अपने गांव के बच्चों को तो फायदा करो। तो उसका शाम को फोन आया मेरे पास से कि सर मैंने सर्च किए, मेरे स्कूल में 4 बच्चे हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यही स्ट्रेंथ है पूरे हरियाणा की, 9 से 12 की जो टीचर है वो यही स्ट्रेंथ है। इसमें से हमें 1 से 8 के बच्चों के लिए भी काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। तो शाम को फोन आया कि सर आप सभी बच्चों के लिए काम करते हैं जो इस प्रकार से है। मैंने कहा जी हाँ। तो हमारे स्कूल में एक 9वीं क्लास में बच्चा है, उसको दिखता कम है। मैंने कहा जी लार्ज प्रिंट बुक दे देंगे, आप लेके आओ उस बच्चे को। वो दूसरे दिन लेके आ गए उस बच्चे को। हमने लार्ज प्रिंट बुक दी, 9th क्लास कर गया, 10th कर गया, +1 और 2 राइटर मिल गया उसको। अब वो गाजियाबाद एफर्ट के अंदर है। 2-3 बार फोन आ गए, सर आपकी मिठाई लेके जानी है, देके जानी है मेरे को, आप बताओ कब मिलोगे। मैंने कहा मेरे लिए मिठाई है, आपको जो मिलेगी इन प्रिया से। उसके पापा ही बोलते हैं कि मैं तो है ना इसको छुड़वा देता स्कूल। एक बच्चा उसी स्कूल में +1 में अब हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनता कम था, टीचर भी ज़्यादा गौर नहीं करते थे। 10वीं क्लास कर गया कोरोना काल के अंदर, तो ज़्यादा जोर नहीं आया उनके पेरेंट्स को भी। लेकिन ये बात सुनने के बाद में उस बच्चे को भी हमने मशीन दिलवाई और +1 के एग्ज़ाम दे रहा है। तो उसके पेरेंट्स से 2-3 बार बात हुई कि मशीन से सर काफ़ी अच्छा सुनता है उसको और वो सारी बातें लगभग सुन लेता है। लेकिन सर इसके लिए वही है ना, मैं पूरा इन्वायरमेंट अगर सेंसिटाइज हो। आप प्रयास कर रहे हैं ना, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, ठीक है। आप भी सोचते मुझे क्या पड़ी है, बिल्कुल है ना, मुझे क्या करना है, इतने सारे टीचर को हैं, जाना भी पड़ता है, बात भी सुननी पड़ती है। वही है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने ही पड़ते हैं, हमें भी जाना पड़ता है। अगर हमें किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम लग गई तो उस बच्चे तक जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात हमारी जो सोसाइटी की है, जो आपने वर्ड बोला सेंसिटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स सबसे बड़ी बात है हमारी, और सबसे बड़ा हर्डल जो मुझे लगता है वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों की कमियों को हमारे सामने लाने नहीं देते। किसी भी पेरेंट्स से आप बोलेंगे तो वो गुस्सा भी कर देते हैं, तुम्हें मेरा बच्चा विकलांग लग रहा है, तुम्हें मेरा बच्चा ऐसा लग रहा है। वो भले ही उसको अंदर रख देंगे लेकिन वो कभी बाहर नहीं बताएंगे कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। अगर आप बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये गाली दे रहा है मेरे बच्चे के लिए कि। लेकिन अब ये है कि हमें वो भी हर्डल्स को पार करना है, उन्हें भी सेंसिटाइजेशन, उनका भी सेंसिटाइजेशन करना है, उन्हें भी अवेयर करना है कि नहीं आप अपने बच्चे को आगे लाओ। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी कि हमारे कोई परिचित थे, तो अचानक से बेटे की उनकी आंखें चली गई। कई बार हो जाता है कि अचानक चली जाती हैं बिना किसी कॉज के आंखें, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को फिर वहीं पे नहीं रोका। उनका एक मतलब सिंगल चाइल्ड था, लेकिन वो क्योंकि हमसे काफ़ी बड़े थे, वो हमें पता था, अपने पेरेंट्स हम सुनते थे, आज से अराउंड लगा लीजिए आपकी 30-40 ईयर्स पहले, कि इन्होंने अपने बेटे को PhD तक कराई। उन्होंने अपने बेटे के लिए स्पेशल एफर्ट डाले और उन्होंने अपने बेटे को PhD कराई। और उनका बेटा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने। तो ये है कि वो पेरेंट्स की अवेयरनेस थी। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि हम टीचर को सोचते, क्योंकि हम अपने बच्चों को विलेज में भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं। देखो तो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, क्या स्कूलों में हो रहा है, क्या पेरेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स उसको बच्चे को वो कहते हैं मैडम हमें तो डांट दिया उन्होंने, कैसे बोल सकते हो तुम हमारे बच्चे को कि ये बच्चा विकलांग है, चाहे कुछ भी है। हाँ हमारे बच्चे को नहीं आ रहा तो हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं उसको। वो ना थोड़ा अलग है तो लोग उसको चिढ़ाते हैं, पेरेंट मतलब टीचर्स चिढ़ाते हैं, स्टूडेंट चिढ़ाते हैं, हम स्कूल नहीं भेजते। लेकिन वो इतने अवेयर नहीं कि स्कूल भेजेंगे, टीचर से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा तो कुछ सीखेगा। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है।
अब उसको आप ही जैसे टीचर्स जो हैं वो कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। मैंने कहा ना, देखिए नौकरी हम भी कर रहे हैं, नौकरी आप भी कर रहे हैं, जॉब के आवर्स भी उतने आपके हैं जितने मेरे हैं। जो जैसे ये मैडम है, ये अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हैं तो अपने उन्हीं आवर्स में से कुछ निकाल के अलग से उस बच्चे के लिए कुछ कर रही हैं। तो एक ये है कि ये भी सोचती मुझे क्या करना है, 10 साल से तो स्कूल वाले नहीं कर सुधार पाए, मैं क्या कर लूँगी। लेकिन देखिए वो तो पिक्चर थी आमिर खान की, लेकिन ये तो रियल में कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा ही टीचर चाहिए। उसके लिए आप जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्योंकि आप लोगों के विद्यालयों में होंगे, आप थोड़ा मुझसे शेयर करें सर लोग या मैम लोग कि क्या स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाते हैं, कौन सी टेक्निक आप लोग अपनाते हैं। हाँ जी सर, एक मिनट पीछे। गुड मॉर्निंग मैडम। कोई बात नहीं, ठीक है मैडम, माइक से बोल दीजिए, ज़्यादा बेटर है, तो सबको सुनाई देगा कि आप क्या एफर्ट डाल रहे हैं। यहाँ से अगर हम लोग अराउंड 250 लोग हैं, आई थिंक 250 टीचर्स हम लोग यहाँ पर हैं। 250 टीचर्स में से केवल कितना होता है 1%, कितना होता है 250 का 2.5, यानी 2, 3, 4, 5 या मान के चलिए 10 टीचर भी ये मान के चल रहे हैं हमें अपने स्कूलों में ऐसा करना है, और आप इंस्पायर कर पाए इनको, तो वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैम आपने सभी को मौका दिया है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सांपला ब्लॉक में काम करती हूँ, जो कि एक छोटा सा ब्लॉक है। तो मैम जैसे एक्सपीरियंस काफ़ी सारे हैं। 2012 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, और जो आप मैम स्कूल की बात करें, हम स्कूल पे काम नहीं करते हैं मैम, हम ब्लॉक पे काम करते हैं। उसमें कई बार 7 क्लस्टर होते हैं, जैसे मेरे ब्लॉक में है, और उससे ज़्यादा 17 क्लस्टर भी होते हैं। काफ़ी क्लस्टर की संख्या हो सकती है, लेकिन टीचर हमारी जो संख्या वो काफ़ी कम है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी रहे हैं मैम। और जैसे हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो रिसोर्स पर्सन के रूप में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे काम करना शुरू किया तो हमें होम बेस्ड के बच्चे भी दिए गए। और उसमें अभी रिसेंटली थोड़ा सा टाइम पहले ही कोरोना टाइम आया था, तो कोरोना में क्या है, सारा देश बंद हो गया था, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया था। उस टाइम हमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया मैम। सबसे पहले हमने CWSN बच्चों का हरियाणा में ग्रुप क्रिएट किया था, और उसमें हमने सिर्फ होम बेस्ड बच्चों की इमोशनल प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम थी, जितनी भी बच्चों की प्रॉब्लम थी उसके लिए पेरेंट्स काउंसलिंग का और बच्चों के क्रिएटिव वर्क के लिए हमने ग्रुप क्रिएट किया था मैम अपने ब्लॉक में। तो उसमें काफ़ी अच्छा बच्चों ने काम किया था। तो इसी में मैम हमारे पास एक जैसे बोनी लड़की थी, पुष्पा ड्राफिज्म का केस था। तो मैम सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उसके टैलेंट को पहचाना। मेरी रिक्वेस्ट ये सभी टीचर से, आप पूछ रहे सजेशन क्या है, वीकनेस और स्ट्रेंथ 2 ही चीज़ें हैं, उन पे टीचर को काम करना है। वीकनेस को कम करना है और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो मैं उस बच्ची को मैं इंटरनेशनल लेवल तक लेके गई हूँ। ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था मैम ये। ऑस्ट्रेलिया से आहा एसोसिएशन है, ऑल एसोसिएशन फॉर हरियाणवीज, जिन्होंने हरियाणा डे सेलिब्रेशन किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री CM साहब थे जो खट्टर जी, वो उसके चीफ गेस्ट थे। और पुष्पा ने प्रसिद्ध जितने हरियाणवी कलाकार हैं मैम, उनके साथ अपने कला को दिखाया था और उन्होंने सम्मानित किया था कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। इसके लिए तो आप बधाई के साथ हैं कि आपने उन बच्चों को, जिन बच्चों को कि सोशल रिकॉग्निशन बहुत मुश्किल से मिल रही है, आपने उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाई है। तो ये तो आपके सच में मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि आपके लिए हमारा सर सम्मान से झुकता है कि आप लोगों ने इतने प्रयास किए हैं। थैंक यू मैम। इसके अलावा हमारे पास एक नेहा लड़की थी मैम, 100% हियरिंग स्पीच इम्पेयर्ड थी लड़की। उसने भी इंटरनेशनल अंजलि यूथ फेस्टिवल होता है मैम उड़ीसा से, तो ऑनलाइन में 2 बार उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है। पुष्पा ने भी फर्स्ट पोजीशन ली है। स्पेशल ओलंपिक भारत में फर्स्ट पोजीशन ली है मैम डांस में। ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट पोजीशन थी मैम।
ये सब ना आप लोगों के प्रयास हैं। Thank देखिए you. गवर्नमेंट तो पॉलिसी बनाती है ना। मैंने कहा जो मैंने पीपीटी बनाया है ये केवल थ्योरेटिकल है, क्योंकि कुछ मैंने यहाँ से उठाया, कुछ मैंने वहाँ से उठाया, सिंपल जो मैं आपको बता। और मैम एक मिनट आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी मैम। तारे ज़मीं की जहाँ तक आप बात करें, मेरी फेवरेट मूवी है, लेकिन हमने सिर्फ उसको देखा नहीं है, उसको जिया है और उसको अप्लाई किया है और रिजल्ट दिया है मैम उसको। वही मैडम मैंने कहा ना, हम किसी मूवी को दो तरीके से देखते हैं। देखिए हम किसी भी मूवी को या किसी भी सीरियल को या जो भी है वटेवर, हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम केवल मनोरंजन के लिए देखते हैं, टाइम पास करना है। एक हम देखते हैं क्योंकि अगर आपका टीचर का दिमाग उसमें चल गया और आपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं उसका। जी मैम। इसमें क्या हुआ, मैंने बताया ना कि मैं अपने स्टूडेंट को, जो प्यूपिल टीचर है मेरे, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ सबसे पहले आप इसको देख के और तब मुझे उसके बारे में बताओ, क्योंकि जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, सबकी रिपोर्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं हर एक का उसको एनालिसिस करने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो वेरी बिगनिंग उसका जो एनालिसिस कर पाते हैं, वो इस तरीके से कर पाते हैं कि हाँ अगर मैं टीचर होता तो मैं भी, अगर मेरे को ऐसा बच्चा मिलेगा तो मैं उस बच्चे के लिए ऐसे काम करूँगी। जी मैम। ये कहते नहीं आमिर खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, अलाने की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि हम क्रिटिकल एनालिसिस कराना चाहते हैं कि एज अ टीचर जो हमारा दिमाग है वो क्या सोचता है। देखिए डॉक्टर अपने हिसाब से सोचेगा क्योंकि उसका प्रोफेशन डिफरेंट है, इंजीनियर अपने, हम टीचर हैं, हम किसी भी चीज़ को टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर उस मूवी को जिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। अभी मैम एक ये हो रह गया मैम एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैं कम दूंगी, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, सबको ये लगेगा कि भी अपने ब्लॉग की तारीफ करे जा रही है मैडम। तो ये बात नहीं है मैडम। हाँ जी, हरियाणा इंडिया हरियाणा जी मैम, ये पूरा इंडिया है। देखिए आप ना अपने को, क्योंकि हम टीचर हैं ना, हम अपने को किसी एक लिमिट में नहीं बांध सकते। आप हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप इंस्पिरेशन उत्तराखंड के लिए भी हो सकती है। जी मैम, थैंक यू। आप इंस्पिरेशन केरला के लिए भी हो सकती हैं, तो दिल्ली के लिए भी हो सकती हैं। और हम ये चाहेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं, इस काम को पब्लिश करें, इस काम को पब्लिक डोमेन में लाएं कि उस जगह ऐसा हो रहा है तो यहाँ के टीचर भी इंस्पायर हों आप लोगों से। जी मैम, इसके लिए एमडी यूनिवर्सिटी में हमें सम्मानित किया गया था, मेरे और मेरे CWSN बच्चों को एज ए रोल मॉडल के। उन्होंने कोरोना में जब लिमिटेड सोर्सेज थे तो इतना अच्छा काम कैसे किया, तो हमने PhD होल्डर्स को मैडम मोटिवेट करने के लिए हमें वहाँ बुलाया गया था। जी मैडम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा ना कि इससे लिमिट मत करिए, एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट। जी मैम, इसको आप ओपन करिए फॉर ऑल, यही नहीं विदेश में भी। जब आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तक आपने किया मैम, शिकागो, कैलिफोर्निया, यहाँ भी ऑनलाइन इवेंट में। हाँ जी, अभी क्या है, अभी तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है आपने क्या काम किया। इसी काम को अगर आप पब्लिकेशन के थ्रू लोगों तक लाएंगे, जर्नल्स हमारे निकलते हैं, आप जर्नल्स में लाइए, न्यूज़पेपर में लाइए ना, मीडिया में लाइए, तो ये चीज़ें। मैम ये ID सेल हरियाणा है हमारा, तो IFB ये जो है FB है, सॉरी मैम, FB में हमने एक पेज बना रखा है। तो जितने भी ब्लॉक हैं, जितने बच्चों की जो भी अचीवमेंट होती हैं उस पेज पे शेयर की जाती हैं। और पूरे ऑनलाइन में तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड ही होता है मैम। इस पेज को ना लिंक इनको बोलिए, तो ऑर्गेनाइजर हैं, इनको पता है मैम, कृष्ण जी हैं, राजपाल जी हैं, उनको वो क्या कह रही हूँ, लिंक को ना आप स्प्रेड कर लिए सबके बीच, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे भी, हमारे यहाँ के टीचर भी, हम लोग भी उसको आगे देख सके कि क्या काम आप लोग कर रहे हैं। एक चीज और भी है मैडम, ये जो बच्चे लेके जाते हैं इंटरनेशनल सेमिनार तक या आगे तक, उससे अफेक्ट ये पड़ता है, अगर ये इसको सेपरेट करेंगे, आगे समाज के अंदर ले जाएंगे, तो जो लोग घरों में लिए बैठे अपने बच्चों को, वो स्कूल तक जरूर लेके आएंगे। वही जो आपने सेंसिटाइजेशन वर्ड यूज किया था, एक होंगी अवेयरनेस होगी, ये चीज है। जी मैम, इसके अलावा एक होम बेस्ड स्टूडेंट और है मैम, स्पाइना बायोफिडे का 100% लोकोमोटर डिसेबल बच्ची है, उसको भी काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे एप्रिसिएशन मिला है। और 3II इंटरनेशनल
इवेंट थी मैम, गोदावरी ऑडिटोरियम दिल्ली में, तो उसमें भी शिकागो से ऑनलाइन इंटरनेशनल बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है डांस शो में। मैम यही चीज़ें तो चाहिए कि आप क्या कर रहे हो उन बच्चों के लिए जो ये लोग सीखें। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, मैं तो उससे रिक्वेस्ट करूँगी सर कि आपके पास इतना रिसोर्स पड़ा हुआ है, किसी एक दिन एक सेशन इन लोगों के एक्सपीरियंस को आप लोग यहाँ पे शेयर करवाइए कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं इन बच्चों को आगे लाने के लिए, ताकि अदर्स भी उससे इंस्पायर हो सके। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसा करें। ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो एक दिन एक सेशन, किसी बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बाहर से आई और किस बात है मुझे ये बताया गया कि इतने टीचर हैं उनके सामने लेक्चर देना, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं रात को बैठी, मैंने यहाँ से भी निकाला वहाँ से भी निकाला, कुछ यहाँ से डाउनलोड किया कुछ वहाँ से डाउनलोड किया, एक अपना PPT बना दिया, ठीक। लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मैंने काम नहीं किया फील्ड में, मेरा एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है, तो मेरा क्या है, मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊंगी थियोरेटिकल एकेडमिक इंटरवेंशंस क्या क्या है ना। मैं आपको थियोरेटिकल बता रही हूँ जो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइव एक्सपीरियंसेस जिनके हैं मोस्ट प्रोबेबली आप उनको एक दिन एक सेशन ऐसा रखिए कि वो जो है ना वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें सबके साथ। जैसे ये मैडम है, वो मैडम है, इतना अच्छा काम कर रही है, वो कैसे कर रही है। नहीं मैम, आपके साथ इंटरेक्ट करके काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और ये अच्छे ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी है। नहीं मैम, बस अपने जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और स्टूडेंट बन के रहना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। जी सर, आप कुछ सबने बता ही दिया, सेंसिटाइजेशन के बारे में सबने बता दिया। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी टीचर बैठे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं जी। अभी तो यहाँ बैठे हैं, अपने आप में रोल मॉडल लगा रहे सर। हरियाणा तो इतना अच्छा काम करता है कि एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मैगजीन निकलती है डिपार्टमेंट की शिक्षा साल। दे दो यार 2 मिनट। हमारे डिपार्टमेंट की मैगजीन निकलती है शिक्षा सारथी, और हमारे डिपार्टमेंट ने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं। आज बहुत साल से 2012 में मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, तो मेरा भी इच्छा थी कि NIPH को देखा जाए आज NIPH बन चुका है और अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन करके हमारा डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स ड्राइव टीचर एजुकेशन का। तो आप लोग सारे इतने लकी हो, इतने सौभाग्यशाली हो, और हम भी इतने सौभाग्यशाली है कि इस इंस्टीट्यूट में आने का जब मैं सोचता था कि NIPH पढ़ता था NIPH क्या है, और आज घूमकर मैं देख रहा हूँ कि NIPH क्या है। वेरी हैप्पी, और मुझे लगता है कि आप सब भी बहुत खुश हो गए। ताली बजाइए एक बार NIPH। दूसरा एग्जाम्पल मैडम कम नहीं है, एग्जाम्पल है। पीछे एक एक्सपेडिशन टूर गया युवाम पीक के ऊपर, जो 6100 कितनी फीट थी, 11 फीट थी। मोना मैडम गए थे, हमारे कुमुद मैडम गए थे, और बहुत सारे कम लोगों की सिलेक्शन हुई थी। मेरे को उसमें सिलेक्ट नहीं किया गया, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं जाऊं, लेकिन जो भी गए मेरे साथी गए, मैं बड़ी खुशी हुई कि वहां पे हमारी अंबाला की एक बच्ची थी मैडम ईशा, ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड थी वो, और वो इतनी हाइट पे, वो युवाम जो पीक थी इतनी हाइट पे थी, वो इतनी ठंड थी, वहां तक जाते जाते जो आप जो टर्म यूज कर रहे थे डिफरेंटली एबल्ड वाली बात और एबल वाली बात, मैं तो मैडम इस बात को मानता नहीं। ठीक है ना, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। हमारा बच्चा वहां तक जो एबल लोग थे वो नहीं पहुंच सके, रास्ते से ही रास्ता छोड़ दिया था उन्होंने, सांसें छोड़ दी थी, उनके शरीर जवाब दे चुके थे, उनके दिमाग जवाब दे चुके थे, लेकिन वो बच्ची, हम भी चाहते थे कि रास्ते से वापस ले आए। कोऑर्डिनेशन हमारा चल रहा था, कम्युनिकेशन वेट हुए हमारा चला हुआ था कि वापस ले आए, नहीं ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस बच्ची ने मैडम वो ठान ली थी कि आई विल गो देयर एंड वहां पहुंच के ही झंडा कराऊंगी। और वो लड़की मैडम, उसके जो हाथ थे वो गल चुके थे, इतनी ठंड हो चुकी थी, वो जम चुकी थी, लेकिन उस बच्ची ने जो करके दिखा दिया, आज तक मैंने एबल्ड लोगों को करते नहीं देखा। सर वो इसलिए तो डिफरेंटली एबल्ड है ना, क्योंकि देखिए एबल्ड लोग जो होते हैं वो क्या है, वो बहुत सारे प्रोज और कॉन्स देखते हैं कि इसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन वो लोगों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। नाउ शी इज रेडी वंस अगेन कि जब भी एक्सपेडिशन 2 जाएगा, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो देयर। चलो फिर मौका मिलेगा मैडम।
दूसरा मैंने ये भी देखा कि यूनिफाइड गेम करता है हमारा डिपार्टमेंट आजकल। आज इस बार नहीं हुआ, पिछले टाइम से नहीं हो रहा है, आजकल यूनिफाइड गेम हो रहा है। जो डिफरेंटली एबल की बात कर रहे हो, एबल की बात कर रहे हैं, मिला के हम लोग गेम्स कराते हैं। तो उसमें भी हम अगर एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक में हमारे बच्चे कुछ रह सकते हैं, लेकिन नॉन एकेडमिक में तो बच्चे हमारे छोड़ते ही नहीं है। ये मैडम आई विल कॉन्टेक्ट विद यू, आप अपने जर्नल शेयर कीजिए, वी विल शेयर आवर कंट्रीब्यूशन विद जर्नल। थैंक यू यस मैम। मैम मेरा नाम संगीता है और मैं यमुनानगर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैम मैं अपने 2 स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट NIVH से ही गया था, 3rd तक वो यहाँ पढ़ा, पर वो 3 बार फेल हो गया तो उसको यहाँ से जाना पड़ा। घर में था, उसके फादर ने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरी तब नई ज्वाइनिंग थी। तो मैडम जैसे एक चीज़ आपने कहा कि 3 बार फेल हो गया बच्चा और उसके बाद उसको जाना पड़ा। हाँ जी मैम। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि NIVH ने उसको क्यों हटाया? मैम उसके लिए ये कहा गया कि शायद इसकी मेंटली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, पिक मतलब उसको अच्छे तरीके कर नहीं पा रहा है। तो वो मेरे पास आया, तब मैंने 2011 में ज्वाइन किया था। उसको अपने पास मैंने करवाना शुरू किया और अब मैम उसने जो है PWD में वो जॉब कर रहा है, उसकी परमानेंट जॉब है मैम, और बहुत अच्छा उसने किया है। मैं आपसे क्या कह रही थी, देखिए ये तो हमें एकेडमिक इंटरवेंशन जहां आपने हस्तक्षेप किया, उसकी साक्ष्य जो उसकी ग्रेडिंग थी उसके बीच एकेडमिक इंटरवेंशन की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हमारे जो ग्रेड्स होते हैं उसमें हमें कहीं कोई लैग होने लगता है ना, जहाँ पर कि बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो वहाँ पे ये जरूर थोड़ी हम उसको स्कूल से निकाल दें। हमने आपने 1 मिनट सर लोग सुन लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। मैं समझ रही हूँ हम टीचर है ना, तो हमें बोलने की आदत तो होती है, बहुत देर हम बैठ नहीं सकते चुप ना, तो वो नॉर्मल है, वो कोई ऐसा नहीं है, वो हम लोगों के लिए है ही। तो जिससे मैं मैडम का एक वो करना चाह रही थी, और मुझे इस चीज़ पे, क्योंकि देखिए बच्चा फेल हो रहा है, ये कोई कारण नहीं है कि हम उसे विद्यालय से निकाल दें, लेकिन अगर विद्यालय ने निकाला है तो ये गलत है। और आपने उस लड़के को आज PWD की जॉब तक पहुंचा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैडम। और वो एक रियल एकेडमिक इंटरवेंशन जो आपने किया, प्रैक्टिकली किया। वर्ड जी 1 मिनट मैडम, एक सेंटेंस है, एकेडमिक इंटरवेंशन इट्स ओनली वर्ड, इट्स ओनली टर्म, एक टर्म है जिसको हमने थ्रो कर दिया था। लेकिन अब हम उस एकेडमिक इंटरवेंशन में कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो एकेडमिशियन ने, जो सो कॉल्ड एकेडमिशियन होते हैं ना, ये उन्होंने एक वर्ड एक टर्म आपके ऊपर थ्रो कर दिया। लोग हमने कह दिया एकेडमिक इंटरवेंशन, सुनने में भी बहुत अच्छा है ना, जो इस टर्म पे बात करता है उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, भाई मैं तो एकेडमिक इंटरवेंशन पे बात कर रही हूँ। लेकिन एकेडमिक इंटरवेंशन का जो असली में उपयोग किया है वो तो इन मैडम ने किया, जिन्होंने उस बच्चे को एक PWD की जॉब तक पहुंचा दिया, है ना। तो ये बहुत अच्छा मैडम, बहुत ये रियल प्रैक्टिसेस है। मैम एक और एग्जांपल है, मेरा एक और स्टूडेंट पानीपत पढ़ता था, उसको उसका मतलब फीवर हो गया था, तो उसके पेरेंट्स घर ले आए थे, तो उनको लग रहा था कि अब ये यहाँ नहीं पढ़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था। वो 5 किलोमीटर से पैदल चल के आया करता, टोटली ब्लाइंड मेरे दोनों ये बच्चे थे, और इस टाइम वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वो उसमें है ट्रेनिंग वो कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में है वो भी। देखिए ना मैडम, इतनी बड़ी अचीवमेंट, आपकी पर्सनल अचीवमेंट है। मैम मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, 100% ब्लाइंड हूँ, और मैडम आपके आपने जो काम किया है ना, वो आप इसको आपकी कमजोरी नहीं है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है मैडम। और अच्छे खासे जो हम आँख वाले हैं ना, हम इतना नहीं सोच पाते जो कि आपने उन बच्चों के लिए कर दिया। आपने तो उन बच्चों की लाइफ बना दी है, जिन बच्चों को भी स्कूल नहीं निकाल दिया, सोच लीजिए कि विद्यालय ने निकाल दिया, जो स्पेशली उन्हीं के लिए बना हुआ विद्यालय था। हाँ जी मैम, है ना, उस विद्यालय ने भी इतना प्रयास नहीं किया कि वो उन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देता, लेकिन आपने जो प्रयास किया इसके लिए तो आपके लिए मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास।
और आपकी ये कमजोरी नहीं, आपकी तो स्ट्रेंथ है मैडम, कि आप समझ रहे हैं। Thank you very much, ma'am. First of all, I would like to say thank you. नहीं नहीं एक वन बाई वन बोलेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे मैं पीपीटी चला सकती हूँ अपनी। नमस्कार जी। जी मुकम्मल सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। मुकम्मल सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। समुद्र सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छिपा है ये खुदा ही जानता है। दिल सारे बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। दुनिया की नज़र में दिव्यांग बच्चे नकारा ही सही। दुनिया की नज़र में दिव्यांग बच्चे नकारा ही सही। ऐसा ही विशेष अध्यापकों का भी जवाब होता तो सोचो कितना बवाल होता। जैसे मैडम आपने सुना कि एक डिफरेंट एबल्ड बच्चा विदेशी सरजमी पर भी जा सकता है, प्रोमिला मैडम की। मैं भी आपको एक बताना चाहता हूँ, गांव निगाना में एक प्रिंस बच्चा है और वो डिफरेंट एबल बच्चा था। जो जो बड़ा होना शुरू हुआ तो वो नेगेटिव थॉट्स का जो है शिकार हुआ और उसने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चा, मगर आज वो एक हमारे लाखन माजरा से राहुल बच्चा और एक प्रिंस निगाना से 2 बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल स्तर पर खेल के आए हैं। ये हमारी उपलब्धि है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे पास कोई डिसेबल्ड या डिफरेंट एबल बच्चा आता है, सर्वप्रथम हमें उस बच्चे की नीड अगर हमें पता चल जाए, बेसिक नीड क्या है और ये कर क्या सकता है, फिर हमें उसकी फैमिलियर बैकग्राउंड के बारे में भी, मदर टंग के बारे में भी और उसका एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में भी हमने जान लेना चाहिए। और मैं आपको एक और साझा करना चाहता हूँ। 9th क्लास का रिजल्ट मेरी पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव थुराना में मेरी पोस्टिंग थी, हाँसी सेकंड में। और जब मैं गांव में गया तो वहाँ पे बताया कि हमारा 9th क्लास का जो है रिजल्ट अब की बार अच्छा नहीं है। 9th क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे हैं। तो मेडिकल कैंप लगता है मैडम, मैंने उन बच्चों को सुजेस्ट किया तो आप यकीन करके मानना 2 बच्चे जो है विजुअल इम्पेयर्ड मिले जो टीचर्स को नहीं पता था, और 4 बच्चे आपको हीरिंग लॉस वाले, पार्शली हीरिंग लॉस वाले बच्चे मिले, जिसकी वजह से आप यदि बोल के ज़्यादा कराते हैं तो हीरिंग लॉस वाला बच्चा आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है, वो पीछे रह जाएगा। और यदि आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग यूज़ ज़्यादा करते हैं तो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा जो है, पार्शली विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा जो है वो आपके, और यदि मान के चलिए आपके बच्चा ठीक है मगर पिताजी शराब पीते हैं, माता के साथ झगड़ा करते हैं और आपका भी प्रेशर है, तो बच्चा एबल होने के बाद भी डिफरेंट एबल है, क्योंकि वो सोशली आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमने उसकी फैमिलियर बैकग्राउंड भी जो है वो जानना चाहिए और उस बच्चे के साथ हमने जो है अपने बच्चे जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और बच्चे के चेहरे से आपको नजर भी आएगा कि दया नहीं, मुझे तो प्यार चाहिए, दया नहीं, मुझे तो प्यार चाहिए, भीख नहीं, अधिकार चाहिए, समझ सके जो भाव हमारा, समझ सके जो भाव हमारा, ऐसा एक जन आधार चाहिए, ऐसा एक जन आधार चाहिए। नमस्कार मैडम। मैं एक लास्ट में एक कविता है, एक कोई पोयम है, ये लास्ट के उसमें, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में मुझे ना ये तो ठीक है, मैंने ये सब बता दिया कि अर्ली मतलब तो ये एक मैं कविता है, इसमें मैं इसको पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के सामने। तो मैं उधर जाऊँ ना, एक माँ ने लिखी है ये कविता अपने बच्चे के लिए। देखिए ये एक ना माँ की कविता है, स्पेशल चाइल्ड के ऊपर
ये मुझे बहुत अपील करी। कल मैं सोशल नेटवर्क देख रही थी तो उसमें मैंने सोशल मीडिया पे मैंने ये कविता देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ। तो इसमें लिखा है, although my needs may be special, may be ना, I may not walk and run so fast, right? है ना, although my needs may be special, I feel and I hurt the same. Although my needs may be special, I may like a little funny. Although my needs may be special, I love and want just like you. Although my needs may be special, I may look a little different. Although my needs may be special, I am just a curious and scared. Although my needs may be special, I may learn and read a little slower. Although my needs may be special, I am special. I am a child of God like you. ये किसी मारिया मार्चो ने लिखी है, जो मॉम है एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन की। कितनी अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे लगा, मैं नहीं जानती कि ये सेशन कैसे रहा, बट क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मैंने आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस लगी। और मुझे जो कहना है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा गवर्नमेंट का थैंक्स है कि हरियाणा गवर्नमेंट का जैसा अदर गवर्नमेंट्स को भी स्पेशल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि जो हमारे ये बच्चा है, ये बच्चा अपने को अलग से महसूस ना कर सके। और जैसे काम आप लोग कर रहे हैं, मुझे जो जानकारी है, हमारे उत्तराखंड स्टेट में ये सब अभी फिलहाल इतना नहीं होता है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के लिए ये मेरा बिग थैंक्स है कि वो आप जैसे लोगों को इतना ह्यूमन बना रही है। और जैसे मैडम लोगों के और सबके एक्सपीरियंस मैंने देखे, जिन्होंने उन बच्चों की लाइफ बना दी, जिन बच्चों को कि हमने एक तरीके से एक, अगर मैं बहुत ऐसा वर्ड यूज करूं तो कचरा समझा था, जो हमारे समाज का कचरा है ना। हम उसको, चाहे घर वाले हैं, चाहे सोसाइटी है, चाहे मैं हूँ, चाहे टीचर है, उनको कोई भी प्रिविलेज नहीं देते, कोई भी भाव नहीं देते। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने आप जैसे टीचर्स को बना के उन बच्चों के भविष्य को सुधारने में बहुत काम किया है। तो मेरी तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट को तो बिग थैंक्स है, साथ में NIVH को भी बिग थैंक्स है, जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। और ऑब्वियस बात है कि जितने मैंने आप लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, इन फ्यूचर, जैसे मैंने कहा, मैडम ने कहा है कि फेसबुक पेज है या जो भी है, तो अब मैं ऑब्वियस बात है कि मैं एक बार अपने स्टूडेंट्स को जरूर से आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं उन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ताकि उनके अंदर भी एक फीलिंग डेवलप हो सके, उसके लिए मैं ज़रूर उनको प्रेरित करूंगी कि वो भी, क्योंकि अभी तो हम नॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल स्कूल मतलब एडल्ट बच्चों के लिए टीचर तैयार करते हैं, पर मैं ये चाहूँगी कि मेरा 1% स्टूडेंट भी, पीपल टीचर भी अगर सोसाइटी में स्पेशल आप लोगों की तरह कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो मेरी सक्सेस होगी, मेरी पूरी लाइफ की सक्सेस होगी कि वो आप लोगों की तरह टीचर बन सके और उसके मन में भी आप लोगों की तरह स्पेशल टीचर बनने के लिए कुछ प्रेरणा जागृत हो सके। मैं एक बार फिर से NIVH का थैंक्स करना चाहूँगी कि NIVH ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मुझे नहीं पता कैसे लगा आप लोगों को सेशन, मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि मैंने जो तैयार करके आई थी मैडम, वो तो मैंने कहीं कुछ बताया ही नहीं, जस्ट इंटरेक्शन ज़्यादा। मैडम हमारा प्रणाम स्वीकार करो। आप बोलते रहो मैडम, हम सुनते रहेंगे। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। अभी और भी लर्निंग पीपल हैं जिनको आपने सुनना। ओके, थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। तालियों में बहुत कमी नजर आ रही है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। संघर्षों के साए में जो पलते हैं वही दुनिया का रुख बदलते हैं। संघर्षों के साए में जो पलते हैं वही दुनिया का रुख बदलते हैं। लाख कांटे बिछे हो राहों में, चलने वाले जरूर चलते हैं, जरूर चलते हैं, जरूर चलते हैं। आपने व्हील चेयर पर चलने वालों के अंदर वो विल पावर स्ट्रॉन्ग की, आपने हाइट्स को चुन लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिस स्थिति में मैडम का गला खराब था आपने देखा, उसके पश्चात भी जितना आपको आनंद आया सुनने में और एक्सपीरियंस शेयर करने में, वो छोटी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप ही के बीच से आराधना जी अध्यापक हैं, वो आए और मैडम का आभार ज्ञापित करें। सबसे पहले तो मैम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी आते हैं, थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं और आपस में हम लोग इतने सारे लोग हैं, लेकिन शायद एक दूसरे के बारे में, जैसे प्रोमिला मैम है, वो हम खुद भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मैम की वजह से हम लोग एक दूसरे को भी कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, वो आज जाने। और मैम का जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैम प्रैक्टिकली जो भी कराती हैं, थ्योरी तो चलो हम लोग कहीं ना कहीं किताब से तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो हम लोग को फील्ड में काम करना है वो मैम ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को बताया। और हम लोग आपस में अपनी भी जो भावनाएं थे या अपना एक्सपीरियंस था, वो सारे चीज एकदम खुल के मैम से बात किए, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से करते हैं। शायद वो सबके साथ नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो मैम को बहुत बहुत थैंक यू कि मैम इतने अच्छे से हम लोग को जो बताए या क्लास लिए, शायद हम इतने क्लास में नहीं देखे जो आज मैम को महसूस किया। हाँ, जो भी था। थैंक यू सो मच मैम, हम लोग के साथ आने के लिए और क्लास के लिए। थैंक यू मैम। मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मेरे साथियों को, क्योंकि अच्छा लगा मैडम ने इंटरेक्शन कराया, जसमेर सर ने और मैडम ने जो हमारा लाइव इंटरेक्शन कराया एक दूसरे से भी। और ये स्पेशल थैंक्स है NIVH को भी कि हम भी नहीं मिलते थे एक दूसरे से, पूरी IDSS टीम को मिलवाया। मैं एक लाइन में ही समअप करूँगा कि हम एक एजुकेशन में काम नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी अचीवमेंट्स आई थी हमारे बीच से। हरियाणा एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। आप जानते हो कि ओलंपिक में मेडल सबसे ज्यादा हरियाणा के होते हैं, और हरियाणा में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स काफी काम करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट झज्जर में एक पैरा ओलंपिक गेम्स में एक बच्चे को गोल्ड मेडल आया। हमने ये तो देखा है कि बच्चे को रिवार्ड मनी मिलता है, पेरेंट्स उसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे वो लाइव एग्जांपल आप किसी भी साक्षी मलिक हो या कोई भी हो, हमारे पास आए, हमने मेहनत की, हमारे पास आए। लेकिन एक हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है कि एक बच्चे ने, एक पेरेंट्स ने इसको उल्टा करके बताया। उसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अचीव किया, बच्चे को बहुत सारी चीजें मिली, गिफ्ट मिले, पॉलिटिकल उससे पैसा मिला, लेकिन उसका जो कोच था वो पैरा ओलंपिक में, वो उसका कोच फिजिकली हैंडीकैप था और वो व्हीलचेयर पे चलता था। डिफरेंट एबिलिटी उसकी थी, बच्चे को हाथ में प्रॉब्लम थी, और उसने गेम भी क्या लिया। आज के दिन नीरज चोपड़ा सबको पता ही है, उन्होंने जेवलिंग को ही अपना गेम लिया। जेवलिंग में वो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल, और उसको जो इनाम की राशि मिली थी 1 करोड़ रुपए, वो उसके पेरेंट्स ने अपने कोच को डोनेट कर दी। थैंक यू सो मच। मेरी इंफॉर्मेशन यही थी कि मैडम को पता चले कि हम एजुकेशन में ही नहीं, हम स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, और कोशिश करते हैं कि हम NIVH में सीख के जाए, कुछ सिखा के जाए। थैंक यू। थैंक यू सर। मैडम, आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुनना चाहते हैं, और ज़रूरी है, हमारे एमिनेंट प्रोफेसर हैं, रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। नए नए यंग बच्चे आते हैं मैडम के पास M.Ed, B.Ed, PhD करने, तो थोड़ा सा 5-6 हमारे जो स्पेशल एजुकेशन के, जैसे सर ने शेयर किए, मैडम ने शेयर किए, कुछ और डॉक्टर महेंद्र जी, आप लोग जो भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ मंच पे आके 2-2 मिनट में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि मैडम को पता लगे कि हरियाणा गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। और आप लोगों को न केवल एकेडमिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और बहुत कुछ ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज ए ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन टीचर, जैसे मैडम ने बात की, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, हमारा डिपार्टमेंट सारी चीज़ें देता है डिसेबल बच्चों को, बट हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो मोटराइज बैटरी वाली जो रिक्शा आती है, ट्राईसाइकिल आती है, वो नहीं देता, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और वो एक एज लिमिट भी है। उसमें एज लिमिट के हिसाब से
या फिर उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से वो हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाता। लेकिन हमने मैडम कुछ ऐसे एफर्ट किए कि उन बच्चों को मोटराइज ट्राईसाइकिल मिले। हमने लगभग 40 ऐसे बच्चे और एज ए अदर सोसाइटी से जो भी नीडी पर्सन थे उनको सेलेक्ट किया, उनके फॉर्म अप्लाई करवाए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 40 मोटराइज ट्राईसाइकिल, जो कि एक कोस्ट अगर कॉस्टिंग लगा के करें तो 42,000 रुपए की एक उसकी वो असेंबल होके मिलती है, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अभी पिछले 10 दिन पहले ही तो पानीपत में जो रिफाइनरी है उसकी हेल्प से टोटल तो वहां 135 बंदों को मिली, लेकिन हमारे एफर्ट से मेरी कलीग है सुशीला शर्मा, हमने दोनों ने एफर्ट किया और ब्लॉक में भी हैं, हमने उनको नहीं शेयर की कि कुछ हुए तभी उनको पता लगे, तभी हम आगे उसमें सबको बताएं और वो भी आगे इस पे एफर्ट करें। हम दोनों ने मिलके ही एफर्ट किया तो 40 मोटराइज ट्राईसाइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि 42,000 रुपए की आती है वो हमने दिलवाई और वो IOCL ने वहां पर सबको फ्री ऑफ कर और उनसे रिक्वेस्ट भी की अगर आगे भी हमें फ्यूचर में भी अगर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, उनके जो वहां पर HOD थे उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आपको जो भी चीज जरूरत है, चाहे वो कोई भी अप्लायंसेस है, वो हम नोट करवाएं और इन फ्यूचर वो हम सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो एज ए ह्यूमन टीचर या एज ए ह्यूमन बीइंग हमने इस फील्ड में ये काम किया और आगे भी बुजुर्गों के लिए अलिम्को जो प्रोडक्ट बनाता है बुजुर्गों के लिए हमने अपने स्कूल में अनाउंस किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें, चाहे वो उनको किसी भी चीज की जरूरत है, हियरिंग एड है, उनको स्टिक की जरूरत है, उनको वॉकर की जरूरत है, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अलिम्को बनाता है प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की आगे हमने उनसे अपील की है और वो करवाने के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है। तो ये हमारा एज ए बहुत अच्छा आपका प्रयास है सर ये, और मैं तो सर से कांटेक्ट में रहूँगी। आप लोगों में से भी कुछ लोगों के मैं फ़ोन नंबर चाहूँगी और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काम किया है ऑफलाइन ना सही ऑनलाइन किसी एक दिन मेरे बच्चों को सॉरी सर, मतलब बीच में मेरे बच्चों को इंस्पायर करें। थैंक यू मैम। हाँ जी सर। ये पूरे साथ दीजिए सब कर 10 एक्सपीरियंस है लेडीज फर्स्ट। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पुनीता है और मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं लगभग पिछले 24-25 साल से दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। और मैंने जो अपना काम शुरू किया था मैंने अर्पण इंस्टीट्यूट से शुरू किया था, जो कि हमारे में कई ऐसे स्पेशल टीचर्स हैं यहाँ पे जो उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। जब मैं वहाँ पर थी तो हमें ये सिखाया गया था कि हमें बच्चों की सभी एरियाज में डेवलपमेंट लानी है, ना कि सिर्फ एकेडमिक में। तो वहाँ से जो भी निकला है मुझे लगता है कि वो इतना सेल्फ सफिशिएंट होकर निकलता है दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने के लिए कि कोई भी मुश्किल आ जाए हम तैयार रहते हैं, शायद सभी रहते हैं हम तैयार। तो जब मैंने 2012 में ये IDSS ज्वाइन किया, कई सारे चैलेंजेस आए मेरे सामने। सबसे पहले तो जो जनरल स्कूल में जब मैं गई, एक्सेप्टेंस हमारी ही पहले नहीं थी। जो स्पेशल टीचर हम थे, हमें ही बड़े उससे दिख रहे थे, क्यों आ गए हमारे डिपार्टमेंट में, क्या काम है तुम्हारा, तुम तो ऐसे ही आ गए। फिर उसके बाद बच्चों की बारी आई। ऐसे ही एक बच्चा था, 8th वो पास आउट हो चुका था, 9th में उसका एडमिशन हुआ, वो क्वाड्रिप्लेजिक था, सेरिब्रल पाल्सी का वो केस था, लेकिन उसका IQ बहुत अच्छा था। मैंने जब उसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन स्टार्ट किया, जो बातें मैं उसको बताती थी वो उसको एज इट इज याद रहती थी। तो मुझे ये लगा कि इसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। 9th उसको पास करवाई, 10th में मैंने उसको सब्सक्राइब दिलवा के फिर उसने 10th पास की। जब वो 11th में आया, ये शायद हम में से सब में ये हमारे साथ होता है कि जो PGTs होते हैं
वो बड़े थोड़े अपनी सुपीरियरिटी में रहते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं की उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम ये जो बच्चा है इसका ना तो हम क्लास में बिठाएंगे ना इसका कोई क्वेश्चन पेपर हम चेक करेंगे क्योंकि हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये तो बच्चा फेल होना है। और मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज कि सारा जो स्कूल उनकी यूनियन वगैरह भी होती है, सबने मुझे ये कह दिया कि भाई आप इस बच्चे को मैडम कहीं और इसका एडमिशन कराओ। दिक्कत आई मुझे बहुत। मैंने फिर एक लेटर लिखा डीपीसी ऑफिस में कि ऐसे ऐसे इस आईडी में आरटी एक्ट के अंदर आप रिजेक्शन नहीं है और ये लोग ऐसे मुझे मना कर रहे हैं इसमें एडमिशन के लिए। तो डीपीसी से लेटर आया कि कौन कौन से ऐसे लेक्चरर्स हैं उनका नाम लीजिए। मैंने फिर सभी लेक्चरर्स से बात की, सभी सब्जेक्ट लेक्चरर्स ने यस किया कि हाँ हम इसको एंटरटेन करेंगे और चेक करेंगे इसका पेपर। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का एक लेक्चर था, उसने मना कर दिया। मैंने ये लिख के एज इट इज भेज दिया कि सबने राजी किया है कि इस बच्चे का हम चेक करेंगे, सिर्फ एक पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर है उनको प्रॉब्लम है। वहां से जवाब ये आया कि कुछ भी हो, कोई भी बच्चा हो, अगर उसने 10th पास आउट की है तो उसको 11th में एडमिशन मिलेगा और सभी सब्जेक्ट्स में एंटरटेन उसको किया जाएगा। लेटर आ गया, उन्होंने मुझे बुलाया उस लेक्चरर ने और मुझे ये बोला कि मैडम रिजल्ट मेरा खराब होएगा ना तो अच्छा नहीं होएगा। मैंने कहा सर मेरा भी आपको चैलेंज है, ये बच्चा आपकी क्लास में टॉप करेगा और मैं करवाऊंगी इसे। तो मैंने इस बच्चे के लिए 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स खरीदे, मैंने खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढे और उसको वही कहा कि ये मैटर आपको पढ़ना है और इसको ये आपने तैयार करना है। थोड़ी सी चालाकी मैंने भी चली। जब 12th का एग्जाम आया, सब्सक्राइब दिलवाया और उस बच्चे ने 72% मार्क्स लेके 12th पास की और वो सेकेंड हाईएस्ट था अपनी क्लास। एक ये एक्सपीरियंस था। और एक बच्चा ऐसा था वो ड्वार्फिज्म का था, उसको भी बहुत रिजेक्शन हुई, फेल भी वो काफी बार हुआ, 10th में 2 बार फेल हुआ। फिर अल्टीमेटली मैंने उसको अपने स्कूल में एडमिशन करवाया 10th के बाद। वो बच्चा फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा था, लकीली फाइन आर्ट्स की पोस्ट आ गई स्कूल में। हमारे जो मैडम आई बहुत सपोर्टिव, इतनी सपोर्टिव कि वो उसकी क्लास का मॉनिटर बन गया और वो बच्चा आज हिमाचल पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटेड है। Good morning all of you. It's a great opportunity for all of us कि हम यहाँ आ रहे हैं और अपने व्यू शेयर कर रहे हैं in the eminent professor, in the presence of eminent professor। तो मैं जैसे बता दूं कि हम सभी इंक्लूसिव में काम कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो उसी बिया पे, उसी गाइडलाइंस में हमने प्रिंसिपल सर के साथ काम किया और हमने हरियाणा के अंदर पहला एक मैथ, साइंस और सोशल साइंस पार्क एस्टेब्लिश किया है इंक्लूसिव मॉडल को ध्यान में रखते हुए। उसमें हमने अपने ब्लॉक के जितने भी CWSN बच्चे हैं, स्पेशली जो बच्चे 9th, 10th और 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमने उस पार्क को विजिट करवाया और ये पूरे हरियाणा के अंदर पहला ऐसा एजुकेशनल पार्क है जो साइंस के वर्किंग, साइंस, मैथ और सोशल साइंस के वर्किंग मॉडल उसमें एस्टेब्लिश किए गए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे CWSN हैं आपके ब्लॉक्स में, तो आप उन बच्चों को हमारे जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदो है जींद के अंदर, वहां पर विजिट करवाएं और आप देखिए कि इंक्लूसिव मॉडल, इंक्लूसिव एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किस प्रकार से उस पार्क को एस्टेब्लिश किया है और किस तरह से CWSN बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ किस तरह से क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं उनको और किस तरह से जो टिपिकल साइंस मैथ के कंसेप्ट हैं वो उनको हम इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। और मैम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टरेट हूं और मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन में लगभग 10-12 पेपर पब्लिश किए हैं, सारे के सारे इंक्लूसिव एजुकेशन में, और उसमें से एक पेपर स्कोपस में भी मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल बच्चों की मैम। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने आज इतना मौका दिया कि हम सभी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि हम सब में भी हीरे हैं और एक डिफरेंट तरीके से जो काम कर रहे हैं सभी।
मैं बताना चाहूँगी मैम डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से, जहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं। महोदय है ये इंस्टीट्यूट का, आपको अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर एंड वेलकम सर। हम लोग काम कर रहे हैं सभी कैटेगरी के बच्चों के साथ, जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड भी हैं, विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, फिजिकली चैलेंज भी हैं। तो हमें एक बार ऐसा चैलेंज दिया गया था लीगल लिटरेसी की तरफ से कि बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है एक प्रोग्राम के अंदर, और जिसमें आप सभी कैटेगरी के बच्चों को लेंगे। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक सॉन्ग है, एक ग्रुप डांस है, जिसमें आपको वही एक्शंस हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को जो सुन नहीं पा रहा है, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को जो देख नहीं पा रहा है, और एक फिजिकली चैलेंज जो चल नहीं पा रहा है। और पर टीम यमुनानगर ने उन बच्चों के साथ इस तरीके से काम किया। उड़ान नाम का एक प्रोजेक्ट, एक सॉन्ग लिया गया जिसके अंदर एक मेडली थी, डिफरेंट सॉन्ग से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उसी के बाद उसको गीता महोत्सव में भी वहाँ के डीसी, उन्होंने ये प्रोग्राम देखा था लीगल लिटरेसी में, वहाँ से इन्विटेशन आया। उन बच्चों को हम कुरुक्षेत्रा भी लेकर के आए, और वहाँ पर सीएम और सभी मिनिस्टर्स से इस काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और इसीलिए मैंने ये बोला कि बच्चों के लिए जो भी हम लोग कर रहे हैं, या जो मैम ने बताया है, सबसे पहले एक सेंसिटाइजेशन सर ने बोला था, सबसे बड़ा एक वही है, क्लासरूम में एक सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। बस मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो पुनीता मैम ने बोला कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलती है हमें, और वो हम सभी फेस करते हैं, तो उसका एक ही हल है सेंसिटाइजेशन, टीचर्स के लेवल पर, क्लास के लेवल पर, बच्चों के लेवल पर, और कहीं से भी बैकफुट पे नहीं जाए। जिस बच्चे के लिए हम जो काम करने के लिए ठान ली है, उसको हम आगे लेकर के चलें, और यही हम लोग हरियाणा में कर रहे हैं मैम। थैंक यू वेरी मच। एक ही मिनट लूँगा, मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट का एक्सपर्ट हूँ। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो वाले बच्चे होते हैं, डेफ बच्चे, जीवन साथी के रूप में डेफ को पसंद करते हैं। ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 बच्चे मैंने पढ़ाए, एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्लासमेट थे, अलग अलग गांव से थे। तो एक बच्चे के रिश्ता हो गया है, दूसरा बच्चा 16 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर उसका गांव है, वो साइकिल पे आया और मुझे आके कह रहा है, सर वो परवीन शादी कर रहा है, उसको रोको। मैंने कहा भाई शादी कर, अच्छी बात है, रोकना किस बात का है? बोला नहीं, वो सुनने वाली पागल लड़की से शादी कर रहा है। मैंने कहा सुनने वाली पागल से कर रहा है, चलो आप किससे शादी करोगे? बोले इंटेलिजेंट डेफ के साथ शादी करो। तो वो उसने कैसे बताया, अभी 15 सेकंड में ही बताता हूँ आपको, साइन करके। उसने कहा सर ठीक है, शादी कर रहा है, अच्छी बात है। वो सुनने वाली सबको मेरा नमस्कार। अभी सब अपना अचीवमेंट बता रहे थे, मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, केवल एक साधारण घटना है, वो बताता हूँ। एक टीबी हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर हैं नारनौल, उनके बच्चे ब्लाइंड हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी। तो वो ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड बच्ची है, इस करके कि उनका मुझसे वार्तालाप हुआ और 1-1.5 घंटे बिठा करके उन्होंने अच्छे से और अदब से पूछा कि आप करते क्या हो, किस तरीके से काम करते हो, आप बताएं। मैंने बताया, बताने के बाद बिल्कुल वो काफ़ी खुश हुए, बोला कि अपन खाना करते हैं, ये फिर वो खुद ही एक लाइन आगे उन्होंने जोड़ा, बोला कि आपने सब लगभग डिसेबिलिटी के बारे में बताया, लेकिन आपने कहीं लेप्रोसी का जिक्र नहीं किया। इस तरीके के बच्चे तो शायद ही हरियाणा में, पूरे हरियाणा में 1-2 हो, या हो ही ना, हो सकता है।
तो फिर उसने बोला कि मैं आपको एक चैलेंज के लिए कह रहा हूँ और एक मतलब एक छोटे भाई के नाते आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार लेप्रोसी के बारे में ना अपने स्कूलों में जाएं, प्रार्थना सभा में आप बताना और यूँ शुरू करें। कितने स्कूल हैं आपके यहाँ? मैंने बोला जी 129 स्कूल हैं। तो बोला कि एक बार आप प्रार्थना सभा में उसके साइन सिम्टम्स उसकी स्क्रीनिंग हो जाए, आप उसके लिए बताएं। तो जैसा कुछ मेरे पास था मैंने बताया। अब बताया तो कोई एक बच्चा, एक लड़का निकल कर के आया स्क्रीनिंग में। ये तो सबको पता होगा उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं लेप्रोसी में, है ना? ताकि जो पैचेस हैं उसके स्किन पे उसको उल्टा कर लो, उसकी बनियान उतरवा करके पेंसिल सुई जो कुछ चुभा करके देखो, और अगर वो उस पर उसका कोई दर्द नहीं होता है तो हो सकता है कि लेप्रोसी का एक संभावित पेशेंट हो। हाँ, और अगर उसका इलाज उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और वहाँ तक पहुँचा जाए तो वो निस्संदेह आगे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उस पर अगर बूस्टर डोज अगर उसकी लग जाती तो आगे वो उसको दूसरे को कंटामिनेट नहीं करेगा, अदरवाइज वो थूकेगा, जहाँ पेशाब करेगा आगे भी वो फैलेगा। और हाँ, बूस्टर डोज लग जाए तो 100% है कि वो मतलब एक नॉर्मल सर्वाइवल उसका रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब कोई एक बच्चा उसको मतलब आपस में ही टीचर्स ने, जैसे मान लो मैं इतने बच्चों के आगे बोल रहा हूँ, किसी ने बताया कि मेरे भी जानकार के इसी तरीके से कोई पैचेज है, और उसने उसको बताया कि आपके, उसने भी वो ये पेंसिल चुबा के देख, बोला तुम जाके एक बार है ना टीबी हॉस्पिटल चले जाओ और आप ये देखो कि आपने पिए नहीं है। और वो गया तो मतलब वो संभावित बच्चा मतलब वो था उसका एक उसका, और उस पर उसका पूरा ट्रीटमेंट रहा। वो बच्चा, उसका पूरा फॉलोअप हुआ। वो बच्चा स्कूल का ही बच्चा रहा और अब वो +2 कर चुका है, बिल्कुल सामान्य बच्चा है और निस्संदेह सामान्य धारा में है। वो बच्चा बहुत होशियार है और उसका माँ बाप भी मतलब बहुत वो करता है। अदरवाइज ये तो पता ही होगा कि लेप्रोसी जब भी होती है तो यहाँ अंगूठे से लगभग शुरुआत होती है, पैर के अंगूठे से ज़्यादा, और फिर पूरा शरीर गलता है, फिर हड्डियाँ और किस तरीके से जिसे कहते हैं फदफदाना, गलना, सड़ना, और बिल्कुल बहुत बुरे से परेशान होता है। लेकिन फिर काफ़ी मतलब थिंग्स मेक ए वंडर मैनी टाइम। अभी मुझसे पहले साथी बोल रहे थे कि सेंसिटिव कैन सेंसिटाइज मैनी सेंसिटाइज, संवेदनशील संवेदना के लिए अच्छा कह सकता है और बेहतर करके दिखा सकता है। और निस्संदेह मतलब जो एक सबसे अच्छा काम है, लोग कहते हैं कि जुबान करने से क्या होता है, जुबान करने से ही होता है, और कम से कम टीचर की तो जुबान ही चलती है, बस इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। हेलो, सबसे पहले तो डायरेक्टर साहब डॉक्टर जसमीर जी का, मैम का धन्यवाद। हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि 4 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट में। एक्सपीरियंस सभी ने बताए हैं, बाधाएं बहुत आती हैं हमारे पास। मैं आपको बताना चाहूँगा जसमीर जी, नारनौल ब्लॉक है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ और बड़े अच्छे से परिचित हैं। एक गामड़ा गांव का नाम है, छोटा सा गांव है। वहाँ पे 1 साल पहले पिछले सेशन में जो भी चल रहा है, इसमें मैं स्कूल में गया तो एक बच्चे को मैंने देखा कि भाई 1st क्लास में उस बच्चे का एडमिशन था। मैंने पूछा कि भाई इस बच्चे को क्या दिक्कत है। बोला जी इस बच्चे को सुनाई नहीं देता। मैंने कहा कि इसके पिता को बुलाओ, उसके पिताजी को बुलाया, जितेंद्र नाम है और बच्चे का नाम चिराग है। मैंने उससे पूछा कि माँ इसको सुनाई नहीं देता, आपने कहीं डॉक्टर को दिखाया? बोला जी दिखाया है, पहले इसको हार्ट में छेद था, मैंने 6 लाख रुपए अपने पास से लगा के और ऑपरेशन करवाया। जबकि हार्ट में छेद, कोक्लिया इम्प्लांट, फुट फ्लैट वाला, ये 3-4 ऑपरेशन ऐसे हैं जो DEIC की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उसका पहली बात तो हार्ट का ऑपरेशन के पैसे उसने खुद नहीं लगाए, फिर कोक्लिया इम्प्लांट के लिए उस खुद कोशिश कर रहा था। तो मैंने दीप्त जी हैं हमारे NHM के मैनेजर हरियाणा के, उनसे बात की, माँ दीप्त जी इसी तरह एक बच्चा है और इसका कोक्लिया इम्प्लांट करवाना है। उन्होंने कहा कि जी आप श्योर करो और DIC के माध्यम से इसको रेफर करवाओ। मैंने यशपाल जी से बात की, यशपाल जी ने
DIC के जो इंचार्ज थे उनको भेजा, हिसार में उसको रेफर किया। वहां से हमने एम्स के लिए उसको रेफर करवाया कि भाई इसका एस्टिमेट क्या रहेगा। एस्टिमेट जब एम्स में गया तो उसके लगभग 3 महीने लग गए एस्टिमेट लेके आने में, क्योंकि 56 टेस्ट हुए उसके बाद उन्होंने ये एश्योर किया कि भाई इसका ऑपरेशन होगा और सक्सेसफुली होगा। तब तक उस बच्चे की जो एज है वो 6 साल हो चुकी थी। फिर क्या आई बाधा, ये आई कि भाई 5 साल तक ही कोक्लियर इम्प्लांट होना चाहिए, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि जी आप कोक्लियर इम्प्लांट तो आप चाहे आप 18 साल के 20 साल के लोगों का भी होता है और बिल्कुल सक्सेसफुली होता है। ये है परसेंटेज 100 की बजाय है ना 40-60% कुछ तो होगा ही होगा। मैं ADC साहब से मिला 2 बार। ADC साहब ने हमारी मीटिंग ली थी, सभी स्पेशल टीचर थे। उन्होंने कहा था कि कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे से मिलिए, मैं करवाता हूँ बात। मैं ADC साहब से मिला, ADC साहब हमारे साथ थे। मैंने कहा कि सर इसी तरह एक बच्चे का ऑपरेशन होना है और टेक्निकल ये है कि भाई 5 साल से एज ऊपर हो चुकी है और फंडिंग नहीं हो रही है, आप कहीं से इसकी फंडिंग करवाइए। 3,86,000 रुपए का उसका बजट था एम्स का। उसने कहा कि कहाँ से हो सकती है माँ जी, CS साहब से करवा दीजिए। ADC साहब ने कहा कि CS साहब से नहीं हो सकती माँ जी, आप एक काम कीजिए, जिंदल हॉस्पिटल है वहाँ पे मैडम है, उनको आप बोलिए, वो तैयार है इसके लिए। मैंने बोला है, बात हुई। कहते हैं कि आप नेक्स्ट वीक आइए, फिर नेक्स्ट वीक आइए, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बस वैसे ही सोचा कि भाई हमारे ब्रिजेंद्र जी हैं सांसद हिसार से, उनसे मैंने एक दिन बोला, माँ ब्रिजेंद्र जी, मैं इसी तरह एक बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट के लिए और बजट की जरूरत है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वो कीजिए। उन्होंने अपने उसमें भेजा और लकीली हमने कोशिश भी की, बार बार वहाँ पे भी फोन करते थे। उन्होंने नंबर दिया हुआ था कि भाई आप अपना पूछते रहना क्या प्रोग्रेस है। अभी 8 जनवरी को प्रधानमंत्री ऑफिस से उनका बजट भी आ चुका है और स्पेशल उस बच्चे के नाम पे लेटर भी आया प्रधानमंत्री जी का। मैंने जो अभी जसमीर जी को दिखाया। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन हमारे को हेडेक लेनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। और ऐसे अगर होता है ना, बहुत सारे हमारे पास, एक भी टीचर सर इनमें से ऐसा नहीं है जिनके पास ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। सभी के पास एक्सपीरियंस है, बहुत काम करते हैं सोशल। हमारी ड्यूटी से बाहर भी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सभी साथियों का और सभी गुरुजनों का जो इस प्रकार से इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस मैडम के सामने शेयर किए। तो वाकई ये यहीं नहीं रुकेंगे। आपको पता ही है चैनल का, सुरेंद्र जी सभी जानते हैं कि मंच के माध्यम से कलेक्टेड इंफॉर्मेशन सरकार के कानों तक पहुंचती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से, रिसर्च पेपर के माध्यम से या किसी सेमिनार वेबिनार के माध्यम से। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा उत्तराखंड गवर्नमेंट और भारत सरकार तक मैडम जरूर प्रयास करेगा अपने आपके इन एक्सपीरियंस को पहुँचाने के लिए। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि आप लोग बहुत एफर्ट करते हैं, मैं आपके बीच में 2-3 बातें शेयर करूंगा, फिर टी ब्रेक है। निदेशक महोदय का हम स्वागत करते हैं। सर कल नहीं आ पाए थे, सर के कारण ही ये कार्यक्रम हो पाया। सर ने मुझे लगा था, बोलते रहे कि यार करवाओ, आपने मुझे एक बार बताया था कि आप कुछ ऐसा कोर्सपोंडेंस हरियाणा सरकार के साथ। मैंने कहा सर समय नहीं है, बिजी है। तो ये कहते रहते थे जब भी मौका मिलता है था कि आप थोड़ा सा इनिशिएट कीजिए, हम जरूर करेंगे। और सर ने वाकई सब कुछ हेल्प किया है, तो इसके लिए सर का हम धन्यवाद करते हैं। सर स्वागत भी करते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में आप हमारी जो दूसरा इंस्टीट्यूट है मुंबई में AYJ उसकी वेबसाइट पे इसका लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करा के फरियोग कोस्ट वो इस स्कीम को चलाता है, वो संस्थान इस स्कीम को चलाता है, वहाँ पर पूरी जानकारी है। आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जरूर वो फरियोग कोस्ट जो भी हॉस्पिटल उनके पैनल में है वो हेल्प करते हैं। और जो अभी फिजिकली चैलेंज के लिए बात आई थी, छोटे ऑपरेशन के लिए कटक में एक हमारा हॉस्पिटल है जिसका एक्सटेंशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, निरता। तो वहाँ पर भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनके लिए फिजिकली चैलेंज का जो हेल्प करनी है ऑपरेशन सर्जरी की, तो वो हमारे 2
ऐसी चीज़ें जिनको हम करते हैं। एडिप स्कीम का हमारे यहाँ पर भी कार्यालय है, अलिम्को ने इस्टेब्लिश कर लिया है। एडिप के इंचार्ज आपके बीच में आएंगे। आप कोई भी कैंप करवाना चाहते हैं, आप उनको लिखें, 50 लोगों की लिस्ट देंगे तो वो यहाँ से सामान लेकर वहीं जाते हैं, फिजिकली कैंप कर आते हैं। तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार। अभी फतेहाबाद में कैंप करके आए हैं, वो टीम गई थी वहाँ पर, कुछ लोगों के लिए वहाँ से डिमांड आई थी किसी के माध्यम से एनजीओ की। तो ये सिंपल चीज़ें यहाँ आप और हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि सारा काम ही नेशनल इंस्टीट्यूट को ना करना पड़े, आप अपने अपने ब्लॉक पे ये सब काम करेंगे। जैसे अभी शेयर किया कि इंक्लूसिव स्कूल बहुत अच्छा बना दिया है, तो उसी में ये सब एक हम लगा दें कि ऐसे ऐसे ज़रूरत पड़ने पर वही कैंप लगे तो हमें भी इसकी सुविधा मिलेगी। सर मैं यही अवगत कर, मैडम हमारे बीच में प्रोफेसर सुनीता गोदियाल जी आए, समय लगा, विश्वास है आपके सामने ही आपने देखा करा है। और आपके साथ, क्योंकि मैडम का जो एक्सपर्टाइज है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, और आप समझते थे मैडम कि किस तरह से आप लोगों से बात करनी है, क्या जानना है। और देखो कितने कम समय में, यही एक एक्सपर्ट की खूबी होती है कि किस तरह से आप सभी को इंटरेक्टिव बनाया और आपको मोटिवेट भी कर गए, और अपने लिए भी मैडम ने मैटर इकट्ठा कर लिया और आपको इनवाइट भी कर लिया। तो यही एक एक्सपर्ट की खूबी होती है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। NIPVD परिवार हमारे यहाँ पर आने पर स्वयं निदेशक आप हमारे साथ आए हैं, मैडम हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। हाँ बेटी, टी ब्रेक के बाद डायरेक्ट इसी प्रकार के संयुक्त प्रयासों से हरियाणा, देवभूमि उत्तराखंड में NIVH का रिश्ता अटूट रिश्ता बन जाएगा। आप और हम सब मिलकर काम करते रहे तो देखना आप में से कोई रिश्ता बन जाएगा। शेड्यूल के हिसाब से टी ब्रेक है और उसके बाद हम हमारे निदेशक इंजीनियर मनीष कुमार वर्मा साहब को सुनेंगे।